हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉगिन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश के अंदर वन वर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टार्ट करते हैं। और वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अपने इसमें जो है इस प्रकार टॉपिक वाइज जो है स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है फोबिया। और फोबिया का अगर अपने हिंदी में मतलब देखें तो डर, यानी कि जिस भी चीज़ के पीछे आपको अगर फोबिया वर्ड मिलता है तो आपको क्या समझना है कि इसका मतलब किसी चीज़ से उसको डर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर करना है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे अपने कंफर्म कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा उस कंडीशंस में, क्योंकि आप ऑप्शन जो है काट सकते हो। क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया जब फोबिया वर्ड लगा होगा तो उसका मतलब हुआ किसी चीज़ का फेयर, किसी चीज़ का डर, ठीक है। अब देखो वन वर्ड में यहाँ पर दिखा है कि अगर किसी इंसान को, किसी पर्सन को ऊंचाई से डर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया बोलते हैं। अब यहाँ पे इस वर्ड को इस प्रकार से लिखा है, एक्रो प्लस फोबिया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, एक्रो प्लस फोबिया लिखा हुआ है। अब फोबिया का मतलब मैंने क्या बताया, डर। और किससे डर, ऊंचाई से डर, तो एक्रोफोबिया यानी कि हाइट से किसी पर्सन को अगर डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ड के अंदर अगर हमें कहना हो तो उस कंडीशन में हम उस पर्सन को कहते हैं एक्रोफोबिया है उसे, ठीक है। यानी कि उस पर्सन को क्या है, एक्रोफोबिया है। इसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम होती है, हाइट से डर लगता है, ठीक है। ये इंग्लिश में आपकी वर्ड है। जैसे अगर किसी पर्सन को पानी से डर लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो फोबिया तो यहाँ पर मतलब किसका हो जाएगा, इसका डर से, ठीक है। यानी कि उसे डर लगता है किससे, पानी से। और पानी को हम क्या कहते हैं, तो पानी को यहाँ पर हाइड्रो, है ना, हाइड्रो शब्द से हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है। तो हाइड्रो प्लस फोबिया, हाइड्रो प्लस फोबिया, ठीक है। अब हमने इसमें हमें कंफर्म हो गया फोबिया वर्ड लगा है, इसका मतलब क्या होगा, डर। अब आपके ऑप्शंस में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस देंगे आपको कि किसी चीज़ से जो है प्रेम होना, यानी कि कोई जैसे पानी से उसको बहुत लगाव होना या उसको बहुत ज़्यादा प्रेम होना, ठीक है। इस प्रकार का वर्ड जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस तो कट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डर है, क्योंकि जब भी वर्ड हमें फोबिया दिया है इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं डर शब्द जो है यूज़ होगा ना। इस प्रकार से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फोबिया वर्ड का मतलब पता है तो इसका मतलब सबसे पहले आपको किस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फोबिया वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अब इसका जो अपोजिट वर्ड होता है उसको हम कहते हैं मेनिया। और इसका मतलब होता है, मेनिया वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ से प्रेम होना, ठीक है। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ से डर होना, किसी चीज़ का डर लगना। और मेनिया वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से प्यार होना, किसी चीज़ से लगाव होना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर ऑफ पब्लिक पैलेसेस, लार्ज पैलेसेस और ओपन पैलेसेस। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको खुले स्थान से डर लगता है, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा ओपन पैलेस। का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है हिंदी में खुला, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसको खुले पैलेस से डर लगता है, खुले पैलेस के अंदर जाने में डर लगता है। या फिर सेकंड हम कह सकते हैं कि एक बड़ा पैलेस है, बहुत बड़ा लार्ज पैलेस है, वहाँ पर अगर किसी पर्सन को जाना हो तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को वहाँ पर जाने से डर लगता है। यानी कि एक बड़े पैलेस में, एक खुले पैलेस में जाने से एक पर्सन को डर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। वापस से आप समझ सकते हो, इसमें फर्स्ट लाइन में आपको अगर इस प्रकार से दे रखा है 3 वर्ड आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड मिल सकती हैं। फर्स्ट मिल सकता है कि फेयर ऑफ पब्लिक पैलेसेस, यानी कि पब्लिक पैलेस के अंदर जाने से अगर किसी पर्सन को डर लगता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना, अगोराफोबिया हम उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, लार्ज पैलेस में जाने से डर लगता है, ओपन पैलेस के अंदर जाने से डर लगता है। अब नेक्स्ट है फेयर ऑफ क्राउड, यानी कि क्राउड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हिंदी में क्राउड का मतलब होगा भीड़। और अगर किसी पर्सन को भीड़ में जाने से डर लगता है तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, तो उस पर्सन को किस चीज़ का डर है, उस चीज़ को क्या कहेंगे, डेमोफोबिया। डेमो का मतलब क्या होता है, जैसे अपने कई बार डेमोग्राफी वर्ड सुने ना, है ना, उसी प्रकार से डेमो,
डेमो का मतलब यहाँ पे जनता, लोग, ठीक है, और फोबिया का मतलब डर, ये लोगों से डर। इस प्रकार से आपको इस वर्ड को डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमें जो फोबिया वर्ड है वो किस प्रकार से करना है। फोबिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डरना, है ना। अब देखो, अगर किसी पर्सन को वुमेन यानी औरतों से अगर डर लगता है, अगर किसी पर्सन को औरतों से डर लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, गाइनोफोबिया। क्या बोलेंगे, गाइनोफोबिया, है ना। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझनी है, जब भी लेडीज से संबंधित कोई वर्ड आता है, आपसे पूछा जाता है, तो ये लेडीज़ के लिए रूट वर्ड होता है, यानी कि गाइनो जो है वो लेडीज़ का रूट वर्ड है। अगर यहीं पर जो मेनिया वर्ड होगा ना, उसमें क्या लगा होगा, गाइनोमेनिया, ठीक है। इस प्रकार से डेमोफोबिया है, इसमें क्या लगा होगा, डेमोमेनिया। इस प्रकार से मेनिया वर्ड का यूज़ होगा उस कंडीशन में लोगों से प्यार, लोगों से प्रेम, ठीक है, उसमें डर नहीं होगा। मेनिया का मतलब मैंने आपको क्या बताया, किसी चीज़ से प्यार, किसी चीज़ से लगाव, किसी चीज़ से प्रेम। लेकिन फोबिया का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से डर। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। और सिंपल फ़र्क क्या होगा, आपको जो पीछे का जो इसमें दे रखा है वर्ड, वही आपको ध्यान रखना है, मेनिया है या फोबिया। तो सबसे पहले आपके माइंड में यही चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि मेनिया दे रखा है या फिर फोबिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर यहाँ पर बिब्लोफोबिया का मतलब हो जाएगा किताबों से डर। और फोबिया वर्ड जहाँ पर भी लगा है आपको क्या याद करना है कि फोबिया वर्ड का मतलब है किसी चीज़ से डरना। ये फोबिया वर्ड जो है ये आपको माइंड में सेट करना है, ठीक है। फेयर ऑफ बीइंग कॉन्फाइंड इन ए पर्टिकुलर पैलेस। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि जो अगर कोई स्थान बंद है ना, तो उस कंडीशन में उस डर को क्या कहती हैं। अगर किसी बंद स्थान में किसी व्यक्ति को जाने से डर लगता है, इसने बोला है कॉन्फाइंड पैलेस। कॉन्फाइंड पैलेस का मतलब यहाँ पे होगा किसी बंद जगह पर जाने में, किसी बंद जगह पर जाने में अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, क्लस्ट्रोफोबिया को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्लोज्ड। और क्लोज जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बंद होना ना। तो क्लोज्ड, सी स्टार्टिंग वर्ड दोनों का क्या है, सी सी है, तो इसको आप याद रख लेना, क्लोज्ड होगा। वहीं पर मैंने आपको एक पीछे वर्ड बताया था, देखो इसका अपोजिट वर्ड जो है, बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड क्या है, अगर किसी को खुले पैलेस में जाने से डर लगता है, यानी ओपन वर्ड आएगा तो हमें क्या करना है, अगोराफोबिया करना है। और वहीं पर अगर क्लोज्ड स्पेस आता है तो उस कंडीशंस में हमें क्लैस्ट्रोफोबिया करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर ऑफ फॉरेनर, यानी कि विदेशी जो लोग होते हैं, फॉरेनर जो होते हैं, अपनी कंट्री में जो फॉरेनर आते हैं, अगर किसी व्यक्ति को इन फॉरेनर से भी डर लगता है, इन विदेशियों से डर लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर किसी पर्सन को डेप्थ यानी कि गहराई से अगर किसी पर्सन को डर लगता है, फेयर ऑफ डेप्थ, तो उस कंडीशंस में उसको क्या कहते हैं, बाथोफोबिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसको गहराई से डर लगता है तो उसके लिए वन वर्ड जो है इंग्लिश में वो क्या है, बाथोफोबिया है। आपको इसी तरीके से इस वन वर्ड को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी की, जैसे अपने भद्दे पर्सन को क्या बोलते हैं, अगली, है ना। कोई चीज़ भद्दी होती है उसको हम अगली बोलते हैं कि अगली थिंग्स है ये ना, भद्दी चीज़ है या भद्दा पर्सन है, जो भी है। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उस भद्देपन से भी डर लगता है ना, भद्देपन से अगर डर लगता है तो उसको क्या कहते हैं, हम कोकोफोबिया कहते हैं। और एक मैं आपको बता दूं, कोको वर्ड कहीं पर भी आपको मिलेगा तो उसका मतलब आपको समझना है कि यहाँ पर भद्दा, ठीक है, कहीं पर भी मिले आपको कोको वर्ड, अगर कहीं पर भी मिले तो आपको यही समझना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोकोग्राफी, अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया कोकोग्राफी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंदी राइटिंग लिखना या फिर जो भी है ना, इस प्रकार से हो जाएगा भद्दी राइटिंग। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर हमने अगली वर्ड से संबंधित देखा है ना, यानी भद्देपन से देखा, तो उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, सुंदरता। अगर किसी व्यक्ति को सुंदरता से डर लगता है ना, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कैलोफोबिया। सुंदरता से अगर किसी व्यक्ति को डर लगता है तो उसको कैलोफोबिया कहते हैं, यानी कि फेयर ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर ऑफ कलर्स। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको कलर से यानी कि रंगों से अगर डर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोफोबिया। उस कंडीशंस में आपको वन वर्ड याद रखना है, क्रोमोफोबिया, ठीक है। फेयर ऑफ डॉग्स की कंडीशंस में साइनोफोबिया।
साइनोफोबिया, हम कुत्तों से डर अगर किसी पर्सन को लगता है तो साइनोफोबिया हम उसको कहते हैं। और अगर किसी पर्सन को आग से डर लगता है, फायर से डर लगता है, फायर किसको कहते हैं अपनी हिंदी में, आग से, यानी कि किसी पर्सन को अगर आग से डर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पायरोफोबिया, आग से डर लगना, ठीक है। अगर किसी पर्सन को यहाँ पर ट्रीज यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे भी डर लगता है तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डेंड्रोफोबिया, यानी कि उस पर्सन। अब देखो अपनी, हमने क्या पढ़ा अभी, फोबिया वर्ड ना, फोबिया, और फोबिया वर्ड कहीं पर भी आपको अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, डर। उसी का अपोजिट जो है मैंने आपको बताया था मेनिया, और मेनिया वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से लगाव होना, किसी चीज़ से प्रेम होना, है ना। इस प्रकार का वर्ड हम मेनिया के लिए यूज़ करेंगे। ओके, ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है हमें, ए पर्सन हैविंग ए क्रेज फॉर एनीथिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन जिसको इंग्लिश से प्यार है, अंग्रेजी से दीवानगी है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो इंग्लिश से प्रेम करता है, इंग्लिश सब्जेक्ट से या फिर इंग्लिश लोगों से, उसको हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे एंग्लो मेनिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, ए पर्सन हैविंग क्रेज फॉर कलेक्टिंग बुक्स, यानी एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको क्या बहुत सारी बुक्स जो है वो इकट्ठी करने का शौक है ना। मान ले अपने घर में उसने बहुत सारी बुक्स खरीद के रख रखी है ऑलरेडी, एक लाइब्रेरी जो है पूरी बना रखी है, तो उसको शौक है उन चीज़ों का, बुक्स को खरीदने का शौक है, वह कहीं पर भी जाता है एक बुक्स ले आता है, तो उसको शौक है बुक्स को कलेक्ट करने का, तो उस पर्सन के लिए हम क्या बोलेंगे कि उसको बिब्लोमेनिया है। आप अभी देखना, एक पर्सन ऐसा होगा जिसको बुक्स से डर लगता है, वो बुक्स को उठाना ही नहीं चाहता, बुक्स को देखना भी नहीं चाहता, उसको बुक्स के नाम से ही डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लोफोबिया। और ये वर्ड हमने पीछे पढ़ा, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फेयर ऑफ बुक, वर्ड तो वही है बिब्लो, और बिब्लो वर्ड के साथ में वहाँ पर क्या ऐड किया है, मेनिया वर्ड ऐड किया है, सिर्फ ये डिफरेंस है। मेनिया वर्ड ऐड करने की वजह से उसका मतलब हो गया कि उसको बुक्स को इकट्ठा करने का शौक है, उसे बुक्स इकट्ठा करने के प्रति लगाव है, इस प्रकार से हमने उसकी हिंदी उच्चारण जो है वो किया। यहाँ पर आप देख सकते हो बिब्लोफोबिया, यानी कि उसको बुक्स इकट्ठा करने से डर लगता है, उसको किताबों से डर लगता है, यहाँ पर फोबिया का मतलब ये हो जाएगा। आपको अब दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा, किस प्रकार से हमने रूट वर्ड के साथ में फोबिया और मेनिया यूज़ किया। ये जो आगे वर्ड दी होती है, कई बार इंग्लिश में बहुत सारी रूट वर्ड है, उनका मतलब सेम होता है, ठीक है। अगर इनके आगे स्टडी का वर्ड जो है मैं आपको दिखाऊंगी, लॉजी वर्ड जो है इन्हीं के आगे लगा होगा तो उसका मतलब हो जाएगा उस चीज़ का अध्ययन करना, और सेम वर्ड यही इस प्रकार के लगे होंगे उसमें भी, सिर्फ उसमें डिफरेंस होगा उनके पीछे लॉजी लगा होगा, और जब लॉजी लगा होगा वर्ड किसी जो है वर्ड के पीछे, तो उसका मतलब होगा किसी चीज़ का अध्ययन करना, किसी चीज़ की स्टडी करना। अब आपको इन दोनों चीज़ों में पहले सबसे पहले डिफरेंस समझना है, फोबिया और मेनिया जो है वो किस प्रकार से हमने लिया है। वर्ड तो सेम ही है, आगे वाला वर्ड तो सेम ही है, बिब्लोफोबिया यहाँ पर हमने लगाया तो इसका मतलब उसको किताबों से डर लगता है, और वहाँ पे हमने क्या लगाया, बिब्लोमेनिया, उसको मतलब उसको किताबों से प्यार है, लगाव है, उसको किताबें इकट्ठी करता रहता है, ठीक है। अब मेनिया से संबंधित जो नेक्स्ट वर्ड है वो है, ए पर्सन हैविंग सिंगली डिज़ायर फॉर एल्कोहल, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो शराब पीना, एल्कोहल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शराब पीना, और एक ऐसा पर्सन है जो शराब का आदी है, ये भी कह सकते हैं ना, डेली शराब पीता है और शराब पीने की उसको तो लत लग गई है, तो उस कंडीशंस में हम उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, वन वर्ड में हम उसको कहेंगे डिप्सोमेनिया, यानी कि उसको डिप्सो यानी कि शराब, ठीक है, मेनिया का मतलब क्या हो जाएगा, उसको उस शराब से क्या है, लगाव है, उस शराब से क्या है, उसको प्रेम है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका हिंदी उच्चारण जो है करेंगे, यानी डिप्सोमेनिया क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि उसको शराब की लत पड़ी हुई है, उसको शराब से डर नहीं लगता बल्कि उसको शराब से लगाव हो चुका है ना। इस प्रकार से हम इसका हिंदी उच्चारण जो है करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको डिप्सोमेनिया आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये अगर आपको समझ में आ रही है वर्ड तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है कि आपको समझ में आ रही है दोनों का डिफरेंस क्या है और किस प्रकार से हमें इन वन वर्ड को याद करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक ऐसा पर्सन है जिसको चोरी करने की आदत है, यानी कि अगर उसके मन में आ गया कि उसको डिज़ायर है, इच्छा है, उसकी डिज़ायर का यहाँ पे हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा होना, किसी चीज़ के प्रति इच्छा होना। अगर उसकी ऐसी इच्छा है कि वो चोरी करना चाहता है तो उस कंडीशंस में उस चोर को हम क्या कहेंगे, बार बार उसकी इच्छा होती है चोरी करने की,
है ना। तो उसको चोरी करने की इच्छा है तो उस कंडीशंस में उसको बोलेंगे हम क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया यानी कि मेनिया, उसको शौक है चोरी करने का, है ना। किसी किसी को होता है चोरी करने का शौक, तो उस कंडीशंस में हम उसको क्या कहते हैं, उसको डिज़ायर है स्टील। स्टील का मतलब यहाँ पे चोरी करने की उसको आदत पड़ी हुई है, डेली चोरी करता है ना, इस प्रकार से। तो उसके लिए हमने वन वर्ड जो है इंग्लिश में बना दिया गया क्लेप्टोमेनिया। आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर जो वन वर्ड है वो क्या है आपका, ए पर्सन विद ए फॉल्स इम्प्रेशन दैट ही इज़ ग्रेट एंड पावरफुल। जो है एक ऐसा व्यक्ति खुद में ही खुद को पावरफुल समझता है ना। कई बार होता है ना, कई कई पर्सन होते हैं, अपवाद होते हैं, जो खुद को इतना पावरफुल समझते हैं कि बस हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशंस में हम उन पर्सन को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं मैंग्लोमेनिया, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। ये है आपके मेनिया वर्ड से संबंधित जो आपके वन वर्ड है। इस टाइप से एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है, ए पर्सन हैविंग ए अनरीजनेबल इंटरेस्ट इन एनी पर्टिकुलर लिविंग वन आइडिया एरिया ऑफ थॉट्स। यानी कि एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसे पर्सन की हम बात कर रहे हैं जिसको सिर्फ इंटरेस्ट है किस चीज़ में, सिर्फ एक ही जो है पर्टिकुलर लाइविंग, यानी कि वो जिस प्रकार से अपना जीवन जी रहा है एक ही तरीके से, उसी तरीके से उसे जीवन जीने की आदत है, एक ही तरीके का, ठीक है। जब एक वर्ड आपका आएगा इसमें, यानी कि और वन आइडिया, यानी कि एक ही आइडिया, एक ही विचार उसके दिमाग में है और उसी विचार को वो अपने इंटरेस्ट में ले रहा है, उसकी सिर्फ उसी विचार को लेकर इच्छा है और कोई इसका विचार नहीं है, उसके अलावा उसके मन में कोई विचार है ही नहीं, है ना, एक ही विचार है। या फिर उसको हम कह सकते हैं एक ही एरिया के बारे में वो सोच रहा है ना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, यानी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है। इसका मैं हिंदी में बताऊँ ना, यानी एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है, उसके अलावा उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमेनिया, ठीक है। मोनो, और मोनो जो होता है, मोनो आपको याद रखना है, मोनो का मतलब होता है हमेशा कहीं पर भी आपको मोनो वर्ड दिख जाए, अगर मेनिया उसके साथ नहीं भी लिखा है ना, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आपको इस प्रकार से याद करना है कि मोनो का मतलब होता है हमेशा एक। जैसे मैंने इसी वर्ड को लिख दिया मोनोफोबिया, अगर मैंने इसी वर्ड के आगे फोबिया लगा दिया मोनोफोबिया, उसको मतलब होगा उसे सिर्फ एक विचार से डर लगता है, एक ही विचार, एक ही चीज़ से उसे डर लगता है ना, तो उसको मोनोफोबिया बोल देंगे। और यहाँ पे हमने मेनिया लिया है तो उसको एक ही विचार से लगाव है, उसके अलावा उसके मन में कोई विचार ही नहीं है, ठीक है। ये इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पर्सन हु हैज़ ए इरिजिस्टिबल डिज़ायर टू सेट फायर, यानी कि एक पर्सन है, ऐसा पर्सन है जिसको आग लगाने की आदत पड़ी हुई है, कहीं पर भी कोई चीज़ पड़ी है उस पर आग लगाने की आदत पड़ी हुई है, तो उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, उसकी बार बार इच्छा होती है ना आग लगाने की, तो उसको हम पायरोमेनिया बोलते हैं। अब देखो मैंने पायरो वर्ड से संबंधित आपको वन वर्ड जो पीछे करवाया है, ये देखो यहाँ पर ये वाला वर्ड जो है ना, फेयर ऑफ फायर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आग से डर लगता है, और वहाँ पे हमने क्या देखा, पायरोमेनिया, वहाँ पर हमने क्या देखा था, पायरोमेनिया वर्ड देखा। इसका मतलब उसको बार बार इच्छा हो रही है आग लगाने की ना, उसको आग लगाने से मतलब लगाव है, ये बोल सकते हैं अपने, उसको आग लगाने में इंटरेस्ट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आग लगाने से या फिर आग से उसे डर लगता है, ऐसा पर्सन है ना, तो उसको हम पायरोफोबिया बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जो पायरो वर्ड है एक रूट वर्ड है, तो इस रूट वर्ड का हमेशा मतलब होता है, हमेशा यही मतलब होगा आग, या फिर कोई बहुत गर्म चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरो बोलते हैं। बहुत ही गर्म चीज़ है ना, उसको भी हम पायरो बोल देते हैं, या फिर आग इसका मतलब होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है ये रूट वर्ड, और इनके पीछे जैसे यहाँ पर हमने फोबिया लगा दिया, तो इस फोबिया की वजह से इसका मतलब हो गया आग से उसे डर लग रहा है। वहाँ पर इसी पायरो के पीछे हमने मेनिया ऐड कर दिया, तो उसका मतलब हो गया उसको आग से लगाव है ना, इस प्रकार से। अब देखो, ए पर्सन हु बिलीव दैट ही इज़ गुड, एक ऐसा पर्सन है जो खुद को भगवान मानता है। कई बार होते हैं ना, बहुत सारे पर्सन होते हैं अपवाद जो है ना, वो क्या करते हैं, खुद को ही भगवान समझने लगते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, थियोमेनिया बोलते हैं। और थियो जो है ना, थियो वर्ड एक रूट वर्ड है जो एक धर्म से संबंधित है। थियो वर्ड आप देख लेना, एक धर्म से संबंधित वर्ड है, तो इसलिए एक ऐसा पर्सन जिसको बीमारी है, एक ये बीमारी ही होती है जो फोबिया और जो मेनिया होता है ना, ये एक बीमारी होती है डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में, है ना। किसी चीज़ को जो है अगर पानी से डर लग रहा है तो उसको क्या है, हाइड्रोफोबिया ना। तो कई बार होता है हाइड्रोफोबिया, किस कंडीशंस में होता है आपको पता है, हाइड्रोफोबिया की जो बीमारी है वो किस कंडीशंस में होती है, हाइड्रोफोबिया की बीमारी जो है ये होती है रेबीज जो होता है ना,
जैसे कुत्ता किसी को काट लिया तो उसको पानी से डर लगने लग जाता है, उस कंडीशन से भी उसको हम बोलते हैं इसको हाइड्रोफोबिया हो गया है। उसको पानी के जैसे ही पास लेके जाएंगे तो उसको पानी से डर लगेगा, है ना। और कुत्तों में भी ये कंडीशंस आ जाती है। तो इस प्रकार से ये एक बीमारी होती है फोबिया और मेनिया की। किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव होना भी एक बीमारी है और किसी चीज़ से ज़्यादा डर लगना भी एक बीमारी है डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में, और उन्होंने ही ये वर्ड जो है दिए हैं, ठीक है। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो, एक ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, ए पर्सन हैविंग एन एक्सेसिव अटैचमेंट, यानी कि एक्सेसिव का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी के साथ में, टू फॉरनर जो थिंग्स, यानी एक ऐसा पर्सन है जिसको विदेशी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। कोई भी वस्तु है विदेशी खरीदेगा, कभी भी खरीदनी है उसको विदेशी वस्तु ही लेकर आएगा अपने घर में, तो उसका मतलब हुआ उसको विदेशी वस्तुओं से लगाव है और देसी वस्तुओं से तो लगाव उसको है नहीं, है ना। अब देखो, इसको हमने एक्सोनोमेनिया बोला। इसी प्रकार का एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, फॉरनर से डर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो उसका जस्ट अपोजिट जो वर्ड है वो क्या है, एक्सोनोफोबिया, यानी विदेशियों से अगर उसको डर लगता है, विदेशी चीज़ों से अगर उसे डर लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर ऑफ फॉरनर्स ना। लेकिन वहाँ पर हमने देखा उसको जो फेयर नहीं है बल्कि उसको लगाव है, इंटरेस्ट है फॉरनर से। उस कंडीशन में हमने इसको एक्सोनो के साथ में क्या लगा दिया, मेनिया वर्ड ऐड कर दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, आपने दो वर्ड से रिलेटेड अपनी प्रैक्टिस जो है कर ली। कौन सा, एक तो हमारा हो गया फोबिया और एक मेनिया, दो वर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट है किलिंग। किलिंग का मतलब किसी की हत्या करना। किलिंग का मतलब क्या होता है, किसी की हत्या करना। अब किसकी हत्या की है तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको एक वर्ड से हम नोट करते हैं, वो क्या है। तो जैसे कोई व्यक्ति है अपने पिता की हत्या कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या की है तो उस हत्यारा को हम क्या बोलते हैं, पैट्रीसाइड बोलेंगे, पैट्रीसाइड। और याद रखना, जो साइड वर्ड अगर कहीं पर भी आपको साइड वर्ड दिखता है तो इसका मतलब होता है किसी की हत्या करना, ठीक है। ये एक रूट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी पर्सन ने वंस मदर यानी खुद की माँ की हत्या कर दी, अगर किसी पर्सन ने खुद की ही माँ की हत्या कर दी तो उस पर्सन को, उस हत्या को हम क्या कहेंगे, मैट्रीसाइड बोलेंगे। कि माता की हत्या करना उसको हम मैट्रीसाइड बोलेंगे इंग्लिश के अंदर वन वर्ड में, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने ही पेरेंट्स की, पेरेंट्स का मतलब माता और पिता दोनों की ही हत्या कर दी, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको हम इस प्रकार से अगर अपने देखें तो पैरिसाइड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देखो कि एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने भाई की हत्या कर दी, खुद के ही भाई की अगर हत्या कर दी है, उसको मार दिया है भाई को, तो उस कंडीशंस में हम उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। देखो मैंने हिंदी जो है वो सभी के साथ लिखी है तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो आसानी से, अगर आपको इंग्लिश जो है पूरी तरीके से समझ नहीं आ रही है तो, ठीक है। यानी कि अगर किसी पर्सन ने अपने भाई की हत्या की है तो उसको हम बोलते हैं पैट्रीसाइड, ठीक है। ओके, याद रखना है। और साइड वर्ड जहाँ पर भी लगा है मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की हत्या करना। वन वर्ड के अंदर इस प्रकार से वर्ड आपसे पूछे जाएंगे। अगर किसी पर्सन ने खुद की सिस्टर जो है यानी खुद की बहन जो है उसकी हत्या कर दी। अब नेक्स्ट देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी खुद की ही सिस्टर की, खुद की ही बहन की हत्या कर दी है, तो बहन का जो हत्यारा होता है उस कंडीशन में उस बहन की हत्या करने को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सोरोरीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी, अगर किसी ने अपनी वाइफ की हत्या की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी अपनी पत्नी की हत्या कर दी है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरोक्सीसाइड, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको वर्ड जो है याद रखनी है। हत्या से संबंधित यानी किलिंग से संबंधित ये वन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ वंस हैसबैंड, यानी कि अपने पति की अगर किसी महिला ने हत्या की है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस हत्या को, तो हम उसको बोलते हैं मैरिट्रीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई पर्सन अपने चाइल्ड की हत्या करता है यानी कि अपनी ही संतान की हत्या करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिलीसाइड, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर किसी पर्सन ने इन्फेंट की हत्या की है यानी कि
अगर किसी नवजात शिशु की या नवजात की हत्या की है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंटिसाइड बोलते हैं, ठीक है, इन्फेंटिसाइड उसको बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, राजा की हत्या करना। अगर किसी पर्सन ने राजा की हत्या कर दी, किंग की हत्या कर दी, राजा की हत्या कर दी, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है, रेजिसाइड बोलते हैं। तो ये आपकी जो हत्या से संबंधित जो है वन वर्ड है। आज हमने कर ली है फोबिया से संबंधित, मेनिया से संबंधित और किलिंग से संबंधित जो वन वर्ड है। 3 इंपॉर्टेंट वन वर्ड जो है एग्जाम में ये पूछे जाते हैं इस प्रकार की, तो इनको हमने एक साथ जो है कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, क्लास अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जो स्टडी है ना, वो कैसे चल रही है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, यानी कि आपका रिवाइज जो है किस प्रकार से चल रहा है अदर सब्जेक्ट का भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि टेंस एक ऐसा पार्ट है जो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं टेंस को। तो यहाँ पर क्या अपने देखते हैं कि टेंस जो है हमारे 3 टाइप की होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में जो आपकी चीज़ चल रही है उसकी हम बात करते हैं। पास्ट का मतलब जो चीज़ बीत चुकी है उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट। एंड फ्यूचर का मतलब जो आगे होने वाला है, ठीक है, उसको हम फ्यूचर टेंस के अंदर लेते हैं। ये हमारे 3 नॉर्मली टेंस जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब इन्हीं टेंस को क्या किया जाता है कि आगे 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है इन्हीं को। अब वो 4 पार्ट कौन से हैं, तो हर जो टेंस है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लिखती हूँ, है ना, तो उसकी कंडीशंस में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फिर होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर लास्ट में होता है सिंपल, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यानी कि यहाँ पर फिर होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये 4 टेंस जो है हर टेंस के अंदर आपको मिलेंगे। किस प्रकार से, जैसे कि अगर यहीं पर पास्ट अगर आपका टेंस होता तो आप क्या लिखते, यहाँ पर पास्ट हो जाता, जहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है वहाँ पर क्या हो जाता, आपका पास्ट हो जाता, यानी सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर इसके आगे लग जाता पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और पास्ट यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर ये आपका गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाता आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये 4 जो है टाइप होते हैं हर टेंस के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पे आपको दिया होता फ्यूचर टेंस के बारे में बताओ, तो फ्यूचर टेंस जो है उसको हम किस प्रकार से 4 भागों के अंदर डिवाइड करते, तो यहाँ पर फर्स्ट में हो जाता सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, इसमें यहाँ पर होता आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना। सिंपल प्रेजेंट की जगह क्या लिखा होता, सिंपल फ्यूचर टेंस, और यहाँ पर होता इसके आगे फ्यूचर कंटिन्यूस, और यहाँ पे होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पर होता लास्ट में इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। यानी कि 2 जो टेंस होती है वो कंटिन्यूस से संबंधित होती हैं आपका, एक तो होता है नॉर्मल कंटिन्यूस टेंस और एक होता है परफेक्ट के अंदर कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। देखो यहाँ पर है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, चारों जो इसके पार्ट है हर टेंस के अंदर। यहाँ पे मैंने लिया है परफेक्ट जो टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस से संबंधित ये आपका चारों पार्ट जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। अब चारों पार्ट की अगर अपनी बात करें तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, चारों पार्ट को एक साथ आप देखोगे तब। आप देख सकते हो, आप सबसे पहले मैंने लिया है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, फिर लिया मैंने प्रेजेंट, यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड पार्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ पार्ट जो है वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये 4 आपके पार्ट है। तो सबसे पहले अपनी क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस को देखते हैं। सिंपल जो टेंस होता है बिल्कुल मान सकते हैं आपकी, बिल्कुल इसमें सिंपल ये टेंस रहता है। यहीं पर आप अब समझ गए होंगे कि अगर आपसे पास्ट टेंस के चारों पार्ट पूछे जाते तो आप क्या करते, यहाँ पर आप कर देते पास्ट सिंपल, है ना, और यहाँ पर क्या होता पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट की जगह जो आपको फॉर्म यहाँ पे चेंज कर देनी है। यहाँ पर क्या होता पास्ट कंटिन्यूस, और यहाँ पे प्रेजेंट की जगह हम क्या लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिर्फ ओनली टेंस जो लिखा हुआ है ना आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो भी लिखा हुआ है वो उसमें प्रेजेंट को काट के आपको वहाँ पे क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। बाकी पास्ट में ये चारों टेंस सेम रहते हैं। क्या बन जाता है यहाँ पे, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो मैं वापस इसमें लिखती हूँ, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता चारों जो टेंस है किसके, फ्यूचर के, है ना, फ्यूचर के, तो फ्यूचर के चारों टेंस के जो नाम है वो बताओ। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इनके नाम लिखने हैं कि आप अगर आपसे फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट के नाम पूछे जाते तो आप उनको फिर कैसे लिखते। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट को लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्यूचर
सिंपल, है ना। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे हो जाता है इसका नाम फ्यूचर कंटिन्यूअस। और यहाँ पे क्या होता, फ्यूचर परफेक्ट, है ना। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट की तरह जगह हम क्या लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके चारों हर टेंस के पार्ट होंगे। अब समझ में आया चार टेंस को किस प्रकार से डिवाइड किया है। सिर्फ आपको नाम तो क्या याद रखनी है, सिंपल, यहाँ पे सिंपल याद रखना है, और यहाँ पे क्या रखना है, कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या रखना है, परफेक्ट, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और दो टेंस के अंदर तो कंटिन्यूस जो है वो आता ही है, एक के अंदर सिंपल होता है और एक के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। एक होता है सिंपल और एक होता है परफेक्ट, ठीक है। तो ये चारों टेंस है, और इन चारों वर्ड के आगे आपको सिर्फ टेंस जो है चेंज करने हैं। अगर आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना है टेंस, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पास्ट है तो इन चारों के आगे आपको पास्ट लिखना है। अगर आपका फ्यूचर टेंस है तो इन चारों के आगे आपको क्या लिखना है, फ्यूचर लिखना है। बस ये चारों जो आपको है नाम याद हो जाएंगे, ताकि आपने जब इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार के नाम जो है हम यूज़ करेंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम जो है नरेशंस के अंदर यूज़ करना है, या फिर जो भी एरर से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपको आराम से जो है समझ में आ जाएंगे। अब आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया है इतना, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि आपको समझ में आया, ठीक है। अब एक चीज़ जो कॉमन है सब में वो आपको यहाँ पर देखनी है, चारों टेंस में क्या चीज़ कॉमन है, तो वो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है, देखो जब अपने प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं ना, तो उसमें वर्ब जो होती है उसके साथ में एस या फिर ईएस लगाना होता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि हम एस या ईएस क्यों लगाते हैं, एस या ईएस लगाने से वर्ब में क्या चेंज होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी अपने वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं तो वर्ब जो होती है वो हमारी सिंगुलर हो जाती है, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन हो जाती है ना, एक वचन हो जाती है। तो बहुवचन में क्या होता है, उसके साथ में एस या ईएस नहीं लगा होता है, ठीक है। किस में, किस कंडीशंस में, यहाँ पे वर्ब की कंडीशंस में। अब एक अपवाद होता है, ठीक है, और स्टूडेंट उसी में कंफ्यूज रहते हैं। बताऊँ क्या, यहाँ पर देखो नाउन जो होता है ना, नाउन, नाउन के साथ में अगर अपनी एस या ईएस लगाया है ना तो ये प्लूरल होगा, ठीक है, ये क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन वर्ब के साथ में अगर एस या ईएस लगाया है ना तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई है, तो बताओ वर्ब के साथ में अगर अपने एस या ईएस लगाई है तो वर्ब क्या होगी, हमारी सिंगुलर होगी। अगर वहीं पर हमने नाउन के साथ में एस या ईएस लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब एग्जाम्पल जो है वो आप समझो इसमें, जैसे मैंने नाउन का एग्जाम्पल लिया है, क्या लिया है, बॉयज़। कई बार लिखते हैं ना अपने बॉयज़, बॉयज़ का मतलब बहुत सारे लड़के, और बहुत सारे लड़के का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ प्लूरल होगी, वो चीज़ बहुवचन होगी, ना कि सिंगुलर, ठीक है। अब वर्ब में एग्जाम्पल आप देखो, जैसे कि आई नहीं, यहाँ पे ही वर्क्स, ठीक है, यानी कि वह कार्य करता है। तो ही जो है सिंगुलर है, इसकी वजह से मैंने वर्ब के साथ में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि वर्ब मुझे क्या बनानी है, यहाँ पे सिंगुलर बनानी है। तो यहाँ पे तो रूल अपोजिट हो गया ना, नाउन और जो वर्ब का जो रूल है वो बिल्कुल अपोजिट है आपस में। एक के साथ में तो हम एस या ईएस लगाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं कि वो सिंगुलर है, और एक के साथ में एस या ईएस लगाते हैं तब हम उसको बोल देते हैं कि वो प्लूरल है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया तो आप बताओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट के मन में रहता है, और इसमें जो है सिली मिस्टेक जो है एग्जाम में हो जाती है कई बार, क्योंकि भूल जाते हैं कि किसमें एस या ईएस लगाने से बहुवचन है या फिर एक वचन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ में क्या करते हैं, एस या फिर ईएस लगाते हैं। जैसे कि अब देखो इसमें सेकंड एग्जांपल जो है आप देख लो, यहाँ पे सेकंड एग्जांपल जो है, मेरी वांट्स टू बी हेयर विद मी, है ना। तो मेरी क्या है, मेरी एक पर्सन है, मेरी क्या है, एक पर्सन है, इसकी वजह से मैंने जो यहाँ पे वर्ब लिया उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, उस वर्ब के साथ में एस लगा दिया। वैसे यहाँ पे अगर अपनी बात करें वर्ब की, तो वर्ब हमारी क्या थी, वांट थी, है ना। और वांट के साथ में जब मैंने एस लगाया तो वो क्या बन गई, हमारी सिंगुलर बन गई। और वांट कब आता, जब यहाँ पे हमें बहुवचन कुछ भी सब्जेक्ट दिया होता ना, तब हम, जैसे मैं यहाँ पे लिखती बॉय, है ना, बॉयज़, बॉयज़ वांट्स, वांट्स नहीं लिखती, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखती, वांट, लड़के चाहते हैं, है ना, बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़कों की वजह से हमारी वर्ब तो क्या होगी, सिंगुलर, और जो बॉयज़ है ये क्या हो गया, प्लूरल। इसके साथ में एस या ईएस लगा तो ये हमारा नाउन है, नाउन के साथ में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल बनता है, और वहीं पर वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल जो टेंस होता है, जैसे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स अगर अपने यहाँ पर देखें तो आई के बाद में यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, आई के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और आई के ही बाद में हमेशा
यहाँ पे जैसे इज आर एम यूज़ करते हैं तो आई के साथ में हमेशा क्या आता है, एम आता है, ठीक। आई एम ए डॉक्टर, इस प्रकार से अपने लिखते हैं तो आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। और आई के साथ में हमेशा हैव आता है ना, हैव आता है। और आई के साथ में क्या आता है, वाज आता है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। वो क्या कि जो वाज होता है वो हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं अपने, वापस मैं लिख रही हूँ, आई के साथ वाज है, आई के साथ हैव है, और आई के साथ में एम है, आई के साथ में V1 फॉर्म है, ठीक है। ये चार चीज़ें आई के साथ में। अब आपको देखना है कि आई वैसे तो अपने सिंगुलर मानते हैं ना कि मैं सिंगुलर पर्सन हूँ, आई मतलब मैं खुद हूँ, तो इसका मतलब मैं सिंगुलर हूँ। और आई सिंगुलर है तो इसका मतलब उसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, एस या ES वाली आनी चाहिए, क्योंकि एस या ES जब वर्ब के साथ लगा होता है तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, V1 फॉर्म। V1 फॉर्म जो है इसका मतलब क्या है कि मैं क्या लिखूंगी, जैसे यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना, आई लाइक इट वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसमें वैसे तो क्या होना चाहिए था, आई लाइक्स इट, है ना, ये होना चाहिए था ना, क्योंकि आई तो सिंगुलर पर्सन है और जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आई है ना, सिंपल सभी टेंस में आई ही एक ऐसा अपवाद है जिसके साथ में ये रूल जो है आपको याद रखने हैं। आई के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई के साथ में क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। ये आपको हर जगह जो है ये जो कॉन्सेप्ट है काम आएगा। आगे जब भी आप कोई भी एग्जाम भी दोगे ना तो वहाँ पे आई वाले जो क्वेश्चंस है, क्योंकि आई जो है सबसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं आई से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आई के साथ में हमने क्या यूज करना है, वाज यूज करना है। आगे अपने देखेंगे वाज जो है वैसे किसके साथ यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में यूज करते हैं वाज, और वर जो है वो हम प्लूरल के साथ में यूज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे तो हमने सिंगुलर यूज किया है, यहाँ पे V1 फॉर्म लगा के क्या यूज कर लिया, प्लूरल यूज कर लिया, है ना। तो अब यहाँ पे आई से संबंधित कंफ्यूज जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। और यहाँ पे देखो आई के साथ में मैंने हैव यूज किया, और हैव हमेशा ना प्लूरल के साथ नहीं करते हैं, सिंगुलर के साथ कभी नहीं करते। यहाँ पे भी मैंने क्या कर लिया, प्लूरल यूज कर लिया, और यहाँ पे आई के साथ में एम जो अलग ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, दो में तो आई के साथ प्लूरल यूज कर लिया और दो के अंदर मैंने सिंगुलर यूज कर लिया, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आई से संबंधित है, जिसमें अपने इस प्रकार से वर्ब की फॉर्म में ना चेंज करते हैं। तो ये चीज जो है आई से संबंधित कॉन्सेप्ट है, ये आपको आगे काम आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस चीज को आप ना कॉपी में नोट कर लेना, नोट लगा के कि आई से संबंधित जो है रूल अलग है, इस टाइप के हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन है ना फर्स्ट वाला, इसमें आप देख सकते हो एग्जाम्पल क्या है, इसमें है फर्स्ट में आई लाइक इट। इसका मतलब आई के साथ में मैंने वर्ब की कैसी फॉर्म यूज करनी है, V1 फॉर्म यूज करनी है विदाउट एस या ES के। और मैंने एस या ES जब मैं वर्ब के साथ लगा देती हूँ, इसके बारे में मैंने क्या बताया, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो आप। मैंने बताया कि जो V1 फॉर्म है ना उसके साथ में एस या ES जब भी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आई लाइक इट, मतलब ये क्या है हमारा, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। और यहाँ पे देखो आई मेरी वांट्स, है ना, मेरी जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैंने क्या लगाया, एस या ES। तो ये जो है सिर्फ ओनली आई के साथ ये अपवाद है, आपको सिर्फ ओनली आई के साथ ये अपवाद है, इसलिए आई को ही याद रखना है। बाकी जो भी है ना, जो भी यहाँ पे अपने फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन जो भी है ना उनके साथ में हम हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट जो टेंस है वो है कंटिन्यूअस टेंस। हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर अपनी बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको कहीं पर भी कंटिन्यूअस वर्ड दिखाई दे तो आपको क्या माइंड में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए कि ये जो है कोई ना कोई ING फॉर्म होगी वर्ब के साथ में, ठीक है। और V1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। आपको जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपको नोट करनी है। V1 को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। और जो इज आर एम है इसको क्या कहते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम मुख्य जो क्रिया होती है वो हम कहते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया जो होती है यानी मेन वर्ब होती है उसके साथ में हम ING फॉर्म यूज करते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे वो हमने यूज की है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो इज आर और एम है इसमें आपको मैंने अभी बताया था एम का यूज किसके साथ करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट को ये लिखना है, ठीक है। अभी लिखो फटाफट कि आई के साथ में हम जो है कौन सा इसमें से यूज करेंगे ये भी बताना है आपको। और ये बताओ ही के साथ में हम किसका यूज करेंगे, ही के साथ में हम किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं आई के साथ में अभी मैंने आपको बताया था एम का यूज करेंगे, है ना। तो आई के साथ में एम का यूज करना है, ठीक है। अब देखो
और ही के साथ में हमने किसका यूज़ करना है, इज का। कन्फर्म हो गया। अब आपको ये बताओ आप कि दे जो वर्ड है, यानी मैंने ये लिखा दे के साथ में किसका यूज़ करेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट लिख दो कि दे जो वर्ड है इसके साथ में हमें इज का यूज़ करना है या आर का यूज़ करना है या एन का यूज़ करना है। तो दे के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो सिंगुलर है उसके साथ में हमने इज यूज़ किया है, जो हमारा प्लूरल है यानी कि बहुवचन है जहाँ पर, तो उसके साथ में हमने कौन सा यूज़ किया है, हमने बहुवचन के साथ में यहाँ पे आर यूज़ किया है। अब मैं आपसे वापस पूछ रही हूँ, शी के साथ में बताओ क्या यूज़ करेंगे, और सी जो वर्ड है इसके साथ में किसका यूज़ करेंगे, और साथ में बताओ कि बॉयज जो वर्ड है उसके साथ में किसका यूज़ करेंगे, इज का करेंगे या फिर आर के जो है, इन दोनों में से आप बता दो किसका यूज़ करेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट लिख दो कि शी के साथ में किसका यूज़ करना है और बॉयज़ जो वर्ड है इसके साथ में किसका यूज़ करना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, आप अपना आंसर जो है चेक कर लेना। सी जो वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में मैंने क्या बताया, इज का यूज़ करना है। और जो बॉयज़ है ये क्या है, प्लूरल है, इसके साथ में हमें किसका यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, इन्होंने बताया कि इज आर एम तो यूज़ होगा, वर्ब की जो मेन वर्ब है उसके साथ में हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, तब वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस टेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर बात होती हमारा पास्ट टेंस जो होता है ना, भूतकाल की बात होती, पास्ट का मतलब भूतकाल की बात होती, तो उस टाइम हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, वाज वर्ब। और वाज वर्ब का वैसे अगर अपनी मतलब देखें तो क्या होता है, था, थी, है ना, पहले ये बात थी, उस टाइम की बात थी, इस प्रकार से अपने यहाँ पर वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। तो वाज वर्ब जो है वो तो यूज़ करना है, साथ में मेन वर्ब जो V1 है उसके साथ में आईएनजी यूज़ कर लेंगे। इस प्रकार से हमें चीज़ें समझनी है। ठीक है। अब देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना, ताकि मैं आपका यहाँ पे रिवाइज भी करवा सकूँ। एक बार फिर से अपनी इन चीज़ों को समझ लेंगे ताकि आपको माइंड के अंदर सेट हो जाए किस प्रकार से चारों टेंस जो है हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चंस वाला है, यहाँ पे आर को बाहर हमने ले लिया और इस प्रकार से इस चीज़ को हमने क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बना दिया। ठीक है। अब यू जो है, यू जो वर्ड होता है इसके साथ में हमें किसका यूज़ करना है, प्लूरल का यूज़ करना है। ठीक है। यू जो वर्ड होता है उसके साथ में हमें किसका यूज़ करना है, प्लूरल वर्ड का यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे आई के साथ में एम यूज़ किया है, नेक्स्ट में ही के साथ में मैंने इज यूज़ किया है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर चीज़ें यूज़ की है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, ये वाला जो टेंस है इसका यूज़ करते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कंटिन्यूस वाला जो वर्ड था ना उसमें हमने कैसे पहचाना, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे मैंने आपको अभी बताया। तो क्या इसमें रूल रहता है, कंटिन्यूस जो टेंस होता है इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ में ना आईएनजी कंपलसरी होता है। जब भी आईएनजी आपको दिखाई देना तो आपको माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ ये वाला जो वर्ड है या ये वाला जो टेंस है ये कंटिन्यूस टेंस जरूर होगा, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, लेकिन है कंटिन्यूस। ठीक है। तो ये आपको माइंड में सेट हो गया, जहाँ पर भी आपको वर्ब के साथ में आईएनजी वर्ड दिखाई दे तो आपको यही माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कंटिन्यूस वर्ड ही होगा, कंटिन्यूस टेंस ही होगा, है ना। अब देखो जैसे ही परफेक्ट वर्ड आपको दिखता है तो परफेक्ट जहाँ पर भी दिखे तो आपको ये माइंड में सेट करना है कि वहाँ पर हमें हैज़ हैव का यूज़ करना होगा, या फिर जहाँ पर भी आपको हैज़ हैव दिखाई दे तो आपको ये मानना है कि वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो कंटिन्यूस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो ओनली परफेक्ट हो, लेकिन वो है परफेक्ट, उसके अंदर जो वर्ड लगा होगा वो परफेक्ट वर्ड जरूर लगा होगा। ये चीज़ें आपको आगे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी जब अपने कंटिन्यूस को और परफेक्ट को एक साथ लेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंपल हैज़ हैव होता है और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की जगह आप ये लिख लेना, यहाँ पे V1 की जो V होता है उसकी वर्ड की या तो थर्ड फॉर्म होती है या फिर हम इस प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, अब देखो इसमें ना 3 रूल हमें दिखा रखे हैं, 3 रूल हमें दिखा रखे हैं। मैंने क्या बताया, यहाँ पे मुझे क्या यूज़ करनी है, वी की 3 फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि जो तीसरी फॉर्म होती है ना वर्ब की, तीसरी फॉर्म होती है वो हमें यूज़ करनी होती है, थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी होती है वर्ब की, हैज़ हैव के साथ में हमेशा हमेशा। अगर आपने कभी भी ना ऐसे कर दिया, मतलब जैसे आपने इसके साथ V1 फॉर्म यूज़ कर दी तो आपका जो क्वेश्चन है ना वो गलत हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ना आपको नरेशंस में काम आएगा, इसलिए आपको मैं बता रही हूँ इसका किस प्रकार से हमें नरेशन में इनको चेंज करना है
तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर आपने टेंस अच्छे से किया है तो आपको नरेशंस में ना कोई यहाँ पे गलती नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया और वहाँ पे बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो टेंस है उसमें है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। फर्स्ट ये आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अब देखो हैव के साथ में मैंने क्या यूज़ किया है, हैव के साथ में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, यहाँ पे फिक्स है। लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं की, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब है ही नहीं। यहाँ पर आपको कहीं दिखाई दे रही है मेन वर्ब? नहीं दिखाई दे रही ना। तो यहाँ पर हमने मेन वर्ब का यूज़ नहीं किया है, इसलिए हमने हैज़ के साथ में किसका यूज़ कर दिया है, बीन का यूज़ कर दिया है। क्योंकि जो बीन होती है ना, बीन ये बी की फॉर्म होती है और इसकी जब थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो बीन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको जो हैज़ के साथ में हमने बीन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये है। और एक चीज़ आपको बता दूं, हमेशा हैज़ हैव के साथ में आपको बीन ही यूज़ करना है, कभी भी बी वर्ड यूज़ नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी का यूज़ हम नरेशंस में करेंगे और इसी टाइप की मिस्टेक जो है एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। तो क्या आपको ध्यान रखना है, हैज़ हैव जहाँ पर भी हमें दिखाई दे तो हमेशा हैज़ हैव के साथ में आपको क्या यूज़ करना है, हैज़ हैव के साथ में आपको बीन यूज़ करना है, ना कि बी यूज़ कभी नहीं करना, आपको हमेशा बीन ही यूज़ करना है, ठीक है। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको बीन ही यूज़ करना है। इस प्रकार का वर्ड भी होता है बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म इसको बोलती है, अपनी फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म बोलते हैं, यानी प्रथम जो क्रिया होती है वो होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो किस प्रकार से है। जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर वापस से बता देती हूँ। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। आई के साथ में मैंने क्या बताया था आपको, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए इसका आंसर। आई के साथ में मैंने हैज़ और हैव की कंडीशन में किसका यूज़ करना बताया था आपको। मैंने बताया था आई एक अपवाद है, आई के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, सिंगुलर होने के बाद में भी हैव का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि आई के साथ में मैंने किसका यूज़ किया है, हैव का यूज़ किया है। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि आपका जो डाउट है आई से संबंधित वो क्लियर हो, एग्जाम में इससे रिलेटेड जो मिस्टेक है वो आप ना करें, ठीक है। अब देखो आई ना वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन हम इसके साथ में जो यूज़ करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। आई के साथ में अब बताओ आपको वाज करना है या फिर वर का यूज़। कमेंट बॉक्स के अंदर सभी स्टूडेंट लिखें आई के साथ वाज करना है या वर। तो यहाँ पर आई के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, वाज का यूज़ करना है। वर तो क्या होता है, प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो अपोजिट कर दिया, हैव प्लूरल है, हैव जो है प्लूरल वर्ब है, लेकिन हमने आई के साथ में हैव का यूज़ किया है ना, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे हैव के साथ में मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो सही है, लेकिन यहाँ पे मुझे मेन वर्ब मिली नहीं, विन का यूज़ कर दिया। विन भी क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मानी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे हैव के साथ में हैज़ के साथ में रिडन यूज़ किया है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। और शी है तो शी के लिए आप बताओ, शी और ही के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे या फिर हैव का। तो यहाँ पे शी जो है इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। उसी प्रकार हैज जो ही होता है उसके साथ में हम किसका यूज़ करते हैं, ही के साथ में भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर जो है वो है हमारा देखो यहाँ पर हैज़ हैव के साथ में। अब देखो मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूस जहाँ पे भी वर्ड लगा होगा इसका मतलब वो सेंटेंस किसके साथ होगा, आईएनजी फॉर्म के साथ में होगा, है ना, आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट लगा है तो परफेक्ट में क्या होगा, हैज़ हैव होगा, हैज़ हैव होगा। तो दोनों को कंबाइन कर दिया गया, यानी हैज़ हैव के साथ में कंटिन्यूस फॉर्म हमने यूज़ कर ली। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फर्स्ट में हैज़ हैव के साथ में बीन लग के हमने आईएनजी फॉर्म यहाँ पे यूज़ किए। मैंने बताया था जो हैज़ हैव होता है इसके साथ में हमेशा अपने को बीन यूज़ करना होता है, कभी भी हम बी का यूज़ नहीं करते। बीन का यूज़ हमने क्यों किया, रीज़न क्या है, क्योंकि हैज़ हैव होता है ना वो अपने साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेता है। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के साथ में हमें आईएनजी यूज़ करना है, आईएनजी यूज़ करना है, इसलिए हमें मेन वर्ब को कंटिन्यूस बनाना है, मेन वर्ब को हमें कंटिन्यूस बनाना है। हम यहाँ पे डन नहीं कर सकते, इसलिए हमें बीन लगा के जो है वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ में आईएनजी फॉर्म हमने यूज़ किए। ये आपको डाउट क्लियर होना चाहिए, आपकी ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैज़ हैव हमेशा अपने साथ वी की थर्ड फॉर्म लेता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म हम ले नहीं सकते क्योंकि हमने टेंस जो है कंटिन्यूस बनाया है। टेंस कंटिन्यूस रखने के लिए हमें इसके साथ में बीन लगाना पड़ा, और मैंने कहा था ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास कोई वर्ब नहीं है तो आप हैव हैज़ के साथ में बीन लगा सकते हैं, बीन लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बीन लगाया, ठीक है।
ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम उसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो आई के साथ में मैंने किसका यूज़ किया है, हैव का यूज़ किया है, और यहाँ पे आई के साथ में इसी प्रकार से क्वेश्चंस वाला ये बनाया है, तो इसलिए हमने आई जो हैव को बाहर ले लिया है। ठीक है, ये हो चुका है आपका प्रेजेंट टेंस से संबंधित। तो अब आप इसको वापस से देख सकते हो किस प्रकार से है। इसमें चारों देखो, सिंपल प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें क्या है, हमने एस या ई एस यूज़ करना है, जो भी वर्ब हमारी है उसके साथ में, है ना। इसमें आप देख सकते हो जो भी वर्ब है उसके साथ में हमें एस या ई एस फॉर्म यूज़ करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमें आई एन जी फॉर्म यूज़ करनी है, प्लस में वाज आई एम आर का यूज़ करना है, आई एम आर का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है हैज़ हैव के साथ में, हैज़ हैव के साथ में वी की थर्ड फॉर्म। और याद रखना हैज़ हैव अपने साथ में हमेशा वी की थर्ड फॉर्म ही लेगा। और यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या करना है, जो है इस प्रकार से हैज़ हैव बीन के साथ में हमने इस प्रकार से फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझ लेना है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है इसका यूज़ जो है कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, जब भी आपके पास कोई जनरल ट्रूथ दे रखा है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि सूर्य जो है किस दिशा में उगता है, किस दिशा में छिपता है, ये जो चीज़ें हैं ना यूनिवर्सल है, इनको कोई बदल नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर इस प्रकार की जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो आपकी जियोग्राफी शब्द जो होती है ना, जियोग्राफी के अंदर जो आपकी थ्योरी वगैरह होती है वो बिल्कुल यूनिवर्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। तो उन चीज़ों के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, है ना, जो है एक दिन किसी भी इंसान को मरना है, ये निश्चित है, ये बात सत्य है, इसलिए हम वहाँ पर किसका यूज़ कर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। या फिर किसी की कोई हैबिट है, कोई डेली रूटीन में कोई कार्य कर रहा है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और लास्ट में है यहाँ पर आपका कोई भी डेली एक्टिविटीज़ है, कोई भी न्यूज़पेपर की हेडलाइनिंग है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइनिंग होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है। रिपीटेड कोई भी एक्शन है वो भी इसके अंदर आता है, न्यूज़ हेडलाइंस जो है वो उसमें आती है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सबसे पहले तो अपनी बात करते हैं कि जो पास्ट टेंस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर आप देखो, पास्ट टेंस जो है वो 4 भागों के अंदर क्या है, डिवाइड है। ठीक है, ये आपको चीज़ समझ में आएगी। जैसे अपने प्रेजेंट टेंस जो किया था उसमें भी हमने टेंस को 4 भागों में बांटा था, उसी प्रकार से जो पास्ट टेंस है उसको भी हमने 4 भागों के अंदर बांट दिया है। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस, कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। और सेकंड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, और लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हम क्या करते, यहाँ पे जो पास्ट लिखा है ना उसको काट देते, और उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट हम लिख देते। यानी कि सेम यही जो टाइप है 4 वो प्रेजेंट टेंस में है। उनके भी नाम इस प्रकार से है, प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यानी कि इसी प्रकार से जो अपने नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे फ्यूचर, उसमें भी इसी प्रकार से होता है। यहाँ पास्ट है वहाँ पे हम फ्यूचर कर देते हैं, ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, चारों पार्ट सेम होती हैं। अब सब में कॉमन चीज़ क्या होती है, जब कंटिन्यूस वर्ड दे रखा होता है तो हमें आईएनजी लगाना होता है, किसके साथ में, वर्ब के साथ में। वर्ब के साथ में हमें आईएनजी फॉर्म हमेशा लगानी होगी जब हमें कंटिन्यूस जो वर्ड है वो हमें दिखाई दे। और जब मैंने आपको बताया था आप, तो फ्रेंड्स अब आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप यहाँ पर बताओ कि पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट वर्ड जब भी दिखाई दे तो हमें क्या माइंड के अंदर सोचना है कि यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव जो है वो हमेशा यूज़ होगा। ठीक है, परफेक्ट टेंस में। और कंटिन्यूस टेंस के अंदर किसका यूज होगा, वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होगा, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब हैज हैव भी है, प्लस में वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म भी है। ठीक है,
लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हैज़ हैव जो होता है ना, इसके साथ में डायरेक्ट हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या रूल होता है कि जो हैज़ हैव होता है ये हमेशा, हैज़ हैव हमेशा हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हैज़ हैव हमेशा वर्ब के साथ अपनी थर्ड फॉर्म लेगा, ठीक है। आप ये चीज़ें जो है नोट करते जाएं ताकि आपको बाद में जो है इन चीज़ों को रिमाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ मैंने आपको बताई, यहाँ पर एक रूल है कि हैज़ हैव हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, इसलिए जो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें हमें हैज़ हैव भी यूज़ करना पड़ता है, और कंटिन्यूस है इसलिए हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी यूज़ करनी पड़ती है। तो इसलिए हम इसके बीच में किसका यूज़ कर देते हैं, बीन का। और बीन जो है वो क्या है, यहाँ पे बीन जो है मैंने आपको बताया था ये क्या होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीन जो है वो क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, बी होती है, बी होती है। इसलिए हमें यूज़ करना है हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हम बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी पास्ट टेंस का, मैंने सिंपल बता दिया कि इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया होता है, सेम जैसे अपने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से रूल इसके अंदर होते हैं। अब देखो, सबसे जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो है सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल पास्ट टेंस। इसको हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट मैंने आपको बताया ना सिंपल पास्ट होता है, सेकंड जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा पास्ट परफेक्ट, और लास्ट जो फोर्थ हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो 4 टेंस है उसमें जो फर्स्ट है ना वो कौन सा है, हमारा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल का मतलब बिल्कुल इसमें जैसे अपने यूज़ करेंगे जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है। और ये टेंस जो है इसमें क्या है, आई सोल्ड दी सम, यानी कि यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट यूज़ किया है। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने यूज़ की है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये आई हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, दी सम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। सिंपल जो पास्ट टेंस होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट दिया होता है जो कौन सा है, आई, ठीक है। और सोल्ड, सोल्ड कौन सा क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसको हम सिंपल पास्ट के अंदर यूज़ करेंगे। और वहीं पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते हैं, उसके साथ में क्या हम एस या ई एस यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको बताना है, यस या नो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हो आप, ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। तो ये सही नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा वह फुटबॉल खेलता था, है ना। पास्ट की बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर था यूज किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अगर यहीं पर ये होता जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम क्या यूज करते, ही, और ही के साथ बताओ आप हमें प्ले के साथ हमें क्या यूज करना है, ही जो है इसमें प्लेज यूज करेंगे या फिर सिंपल हम प्ले यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ही प्लेज यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब की जो फॉर्म यूज करनी है वो सिंगुलर यूज करनी है, उसके साथ में हमें एस या फिर ई एस जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो हर टेंस होता है उसकी एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपने सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस जो है 4 भागों में इस प्रकार से ऑलरेडी आगे डिवाइड होता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे ही हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस 4 भागों में डिवाइड होता है, फिर उसके अंदर जो 4 पार्ट होते हैं ना वो आगे फिर डिवाइड होते हैं फर्दर। यानी सिंपल पास्ट टेंस जो है इस प्रकार से डिवाइड होता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इसी प्रकार से स्ट्रक्चर इनकी रहती है, उसमें भी इसी प्रकार से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो होता है ना अफर्मेटिव होता है, ये सिर्फ आपको समझना है, और जब आप इसको एक बार समझ लोगे ना तो आप जब नरेशंस या फिर एरर वाले जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको ये चीज़ें जो है माइंड में आने लगेगी, अपने आप समझ में आने लगेगा कि हाँ हमने यहाँ पर इस प्रकार से इन चीज़ों को समझा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है बल्कि इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। देखो यहाँ पर अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई चीज़ पॉजिटिव है, उसके अंदर नेगेटिव नहीं है, यानी कि नोट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, नोट वर्ड जो है यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसमें नोट नहीं लगा होता है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। फर्स्ट में अफर्मेटिव जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें नोट वर्ड तो कहीं पर आएगा नहीं, तो इसमें सिंपल क्या आएगा, सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट है यानी करता है, और V2 फॉर्म है जो हम पास्ट में यूज करेंगे, और बाकी ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें लिखा है आई वेंट टू दी पार्क, है ना,
आई वेंट मतलब मैं पार्क गया। उसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो नेगेटिव ऑलरेडी क्या होता है, नॉट यूज करना पड़ेगा हमें। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब भी हमें नॉट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी हमें नॉट लगाना पड़ेगा यानी नेगेटिव लगाना पड़ेगा तो हमें सेंटेंस में डिड का यूज करना पड़ेगा। और पास्ट के अंदर हमें डिड का यूज करना पड़ता है। अगर यहीं पर प्रेजेंट टेंस होता तो हम डू या डज का यूज करते। दोनों में ये डिफरेंस रहता है, ठीक है। ये प्रेजेंट की कंडीशंस में होता, अगर हम प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव टेंस की बात कर रहे होते तो हम डू या डज का यूज करते। ये कंडीशंस हमने किस में यूज किए, पास्ट टेंस के अंदर, तो डिड का यूज हम हमेशा पास्ट में करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि जब भी हम डिड नॉट लगाते हैं या फिर डिड यूज करते हैं तो V1 फॉर्म आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, डू, डज और डिड ये हमेशा अपनी बेस फॉर्म लेती हैं। बेस फॉर्म का मतलब होता है ना ही तो वो सेकेंड फॉर्म होगी, ना ही उसके साथ में एस या ES लगा होगा, ठीक है। वो सिंपल प्योर फॉर्म होगी, बेस फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म का मतलब होता है उसके साथ ना तो ES लगा हुआ है, एस या ES लगा हुआ है, यानी कि उसको ना तो सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं, ना ही उसका हम पास्ट बना रहे हैं ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, बेस फॉर्म यूज़ करते हैं डू, डज और डिड के साथ में, हमेशा विदाउट ES वाली, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखो क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस वाले जो होते हैं या जिनको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, इंटेरोगेटिव वाले में क्या होता है कि डिड को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डिड का यूज़ हम सिंपल नॉट वाले टेंस में यूज़ करेंगे। सेकंड, जब भी इंटेरोगेटिव टेंस होगा उसमें डिड का यूज़ करेंगे। जो ये सिंपल वाला होता है ना, इसमें कभी अपनी डिड का यूज़ नहीं करते, या तो उसके अंदर नॉट लगा होगा या फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होगा, तभी हम डिड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि हमने डिड को बाहर लिए सब्जेक्ट, और हमने इसके साथ में हमेशा V1 फॉर्म यूज़ किए। उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वो क्वेश्चन वाक्य भी है और साथ में इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर हमने नोट वर्ड भी यूज़ किया है ना। तो यहाँ पर डिड और नोट क्या हम इसके साथ लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमने नोट यूज़ किया है, फिर उसके साथ में V1 फॉर्म यूज़ किया, फिर उसके साथ में ऑब्जेक्ट यूज़ किया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। बाकी एक बार वापस से आप देख लो, यानी कि ये चार टेंस जो है पास्ट, सिंपल पास्ट को आगे इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, हर टेंस को इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखो, जैसे अपने सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव टेंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, नोट नहीं होता, क्योंकि वो पॉजिटिव टेंस होता है ना, नोट इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। और जब भी नोट आ जाएगा पास्ट के अंदर, है ना, सिंपल पास्ट की बात करें तो डिड उसके साथ लगाना पड़ेगा हमें, डिड लग के फिर नोट लगेगा, और नोट जो है वो अपने साथ में बेस फॉर्म लेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप एग्जाम्पल देखो, आई डिड नोट गो टू दी पार्क, आई डिड, ठीक है। और गो जो है, गो के साथ क्या लगा हुआ है, ना तो हमने गोज लिखा इसको, ना हमने इसको गोन जो भी है गोन लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि ना ही इसकी हमने थर्ड फॉर्म बनाई है, ना ही इसके साथ में ES लगाया है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सिंपल। और नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस जो है इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में हम जब भी बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, क्योंकि डू, डज, डिड जो है तीनों ही हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लेकर आना होता है क्वेश्चंस वाक्य जो होते हैं इसमें। और उसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिड भी ऐड होगा इसमें और नेगेटिव नोट भी ऐड होगा, तो इस प्रकार से हमने इसमें यूज़ किए। तो ये चीज़ आपको एक बार समझनी है। बाकी जो मैंने पीछे बताया है वो तो आपको बेसिक से बिल्कुल क्लियर करना ही है, ठीक है। के तुरंत बाद में अपनी जब नरेशंस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट है जो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वहाँ पे अपनी वापस इन चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि आपका जो है माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाए किस प्रकार से हम टेंस यूज़ कर रहे हैं। और बाकी फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें ये जो टेंस है हार्ड लग रही है या समझ नहीं आ रही, तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। और जब एक बार आपको ये समझ में आ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट, तो आप इनको ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इनको समझने की कोशिश कीजिए, जब इसको 3-4 बार आप रिवाइज करोगे ना, तब आपके माइंड में सेट होंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार इसको नोट करने की कोशिश कीजिए, तब आपके ये जो है डाउट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब देखो, मैंने इनको 3 ही पार्ट में इस प्रकार से कर दिए। जो 4 पार्ट थे ना, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चंस था ना, क्वेश्चंस वाले होते हैं, और क्वेश्चंस वाले में क्या होते हैं, इसको डिवाइड 2 भागों में डिवाइड कर दिया था ना क्वेश्चंस वाले। इस प्रकार से देखो, यहाँ पे ये दोनों इंटेरोगेटिव थे लास्ट वाले, और क्वेश्चंस मार्क वाले थे। इन दोनों को अगर मैं एक करूँ तो ये एक ही है मान लेते हैं वैसे, है, क्योंकि इसमें नोट लगा दिया है, बाकी ये सिंपल है,
तो इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मतलब थ्योरी याद नहीं होती है तो आप इसको इस प्रकार से याद करो। नोट लगाना है तो हम इसमें लगा सकते हैं, उसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे। नेगेटिव लग गया है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। डिड तो हमारा बाहर ही है, और जब डिड बाहर है और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। और नोट लगा है तो इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल देंगे, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव बोला है हमने इसमें, इस प्रकार से आपको अगर ज़्यादा याद नहीं होता है तो पहले आप इन 3 को याद कीजिए और इसमें सिंपल ये कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस वाला है और क्वेश्चंस वाले में हम नोट भी लगा सकते हैं, और जब नोट लगाएंगे तो उसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप सिंपल पास्ट टेंस जो है इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जब भी आपके पास में इस प्रकार के जो पास्ट का कोई वर्क दे रखा है, जैसे कि येस्टरडे की अगर अपनी बात करें तो ये पास्ट है ना, और येस्टरडे जहाँ भी लगा है हमें क्या यूज़ करना है, V2 फॉर्म यूज़ करनी है क्योंकि वो पास्ट है। और जब भी बीती हुई कोई भी बात आती है ना तब हमें V2 फॉर्म ही यूज़ करनी है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बात की लास्ट ईयर बात की है तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट पिछले साल की बात की जा रही है, और जब पिछले साल की बात की जा रही है तो वो बात बीत चुकी है ना, वो बात क्या है, बीत चुकी है। और बात जब बीत चुकी है तो इसलिए हमने पास्ट यूज़ कर दिया सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा होता टुमारो है ना, आने वाला कल की बात होती तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे उस कंडीशंस में हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से ही वर्ड दिए होंगे, लास्ट ईयर दिया होगा, लास्ट मंथ दिया होगा, लास्ट नाइट दिया होगा। तो जब लास्ट वर्ड दिया होगा ना तो आपको समझ लेना है वो पीछे की बात कर रहा है, और उसमें हमें पास्ट यूज़ करना है। और जब पास्ट यूज़ करना है तो सिंपल पास्ट यूज़ करना है। सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे आपको, जब आपके एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे तब उनके अंदर आपसे यहाँ पर लास्ट ईयर दिया जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, या तो आपको एरर में इस प्रकार से दे दिया जाएगा जॉइंट्स, है ना। तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका तो पास्ट बनेगा जॉइंट। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, लास्ट वर्ड दिया है, येस्टरडे हमें दिया है तो हमें पास्ट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार के एरर वाले क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, समझना है इसको। आसान है बिल्कुल, और कह सकते हैं छोटा चैप्टर है, इसको प्रैक्टिस करोगे ना, छोटा चैप्टर है और आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कर सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें है ना तीनों में कॉमन है, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, तीनों में कॉमन है। बस आपको थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं इस आर ना। अपने ना इन तीनों को पैरेलल लेकर भी चलेंगे कि किस प्रकार से तीनों के अंदर डिफरेंस है। अब देखो, अब सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं पास्ट टेंस जो होता है ना वो इस प्रकार से डिवाइड होता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यानी कि सिंपल पास्ट को आगे हमने फर्दर डिवाइड 4 भागों में किया है, उसी प्रकार से कंटिन्यूस टेंस भी आगे 4 भागों में डिवाइड होगा, उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस भी 4 भागों में डिवाइड होगा, लेकिन पार्ट वही रहेंगे। पार्ट कौन से रहेंगे, पार्ट वही रहेंगे, नाम उनके वही सेम रहेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रहेगा, इस प्रकार से नाम चारों के सेम रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव वाले में हमें नोट लगाना है और बाकी सिंपल रखनी है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने देखते हैं, कल हमने प्रेजेंट टेंस किया था, आज हमें पास्ट करना है और नेक्स्ट हमें फ्यूचर हमारा रहेगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, जो पास्ट टेंस है अगर हम सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो सिंपल पास्ट के अंदर मैंने बताया था आपको, इसके अंदर हम जो है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे ये गलत लिखा गया, ठीक है, इसको ध्यान मत देना। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ये होगा। जैसे इसमें अपने को दे रखा है ना सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको प्रेजेंट टेंस दे रखा है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। यहाँ पे जब हमें पास्ट दिया होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, है ना। तो दोनों में डिफरेंस, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इस चीज़ को लिखती हूँ, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्ले, है ना, प्ले लिखा, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ये आप काट दो, इसको मतलब याद रखना, इसको नोट भी मत करना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वर्ब एज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो यहाँ पे हमें V2 बनानी है तो प्लेड करना पड़ेगा, ED लगाना पड़ेगा, ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर। अब यहाँ पे राइट की जो सेकेंड फॉर्म होती है रोट होती है, तो इसलिए हमने रोट लिखा है ना, आई रोट ए लेटर, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखो, अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, सिंपल इस प्रकार से सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में हमें क्या, मैंने आपको बताया था
कि कंटिन्यूस जब भी हमें वर्ड मिलेगा तो हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे इसमें भी आईएनजी यूज़ करके, इसमें भी आईएनजी यूज़ करके, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस सिंपल सा इतना है, इसके अंदर तो हमने, यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा था उसके अंदर तो हमने यूज़ किया था इज आर एम, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, वाज वर यूज़ किया है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी फॉर्म तो हमने आगे वाली सेम यूज़ की है, यानी कि V1 और आईएनजी फॉर्म। अब इसका सेंटेंस क्या होगा, इस प्रकार से होगा, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, और आई जो है अपने साथ में वाज लेता है। आई के बारे में मैंने कल आपको बताया था, कुछ अपवाद है। आई क्या लेगा, हैज़ लेगा या हैव लेगा, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। आई अपने साथ हैज़ लेगा या फिर हैव लेगा, क्योंकि आई जो है अपवाद है, कभी अपने साथ प्लूरल लेगा, कभी अपने साथ सिंगुलर लेगा, इसलिए आपको याद रखना है ये सिंगुलर। आई होता खुद में सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, आई के साथ हैव होगा या फिर हैज होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, आई के साथ हैव होगा ना कि हैज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, वाज होगा या वर होगा आई के साथ में, तो वाज होगा ना कि वर होगा। अब यहाँ पर डिफरेंस बताऊँ क्या है, कि आई है ना अपने साथ हैव लेगा, और हैव वैसे प्लूरल के साथ लगाते हैं। हैव किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं। इसका मतलब आई प्लूरल ले सकता है ना, और आई है ना, आई के साथ में हमने यहाँ पे वाज यूज़ किया, और वाज हम हमेशा किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या ले लिया, सिंगुलर यूज ले लिया, यानी कि ये प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, ये सिंगुलर भी ले सकता है। आपको माइंड में सेट सिंपल इतना करना है, आई अपने साथ हैव लेगा और आई अपने साथ वाज लेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखो, आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे सिंपल इस टेंस को इस प्रकार से लिख दिया, यानी वॉज वर यूज़ किया हमने, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ किया। अब परफेक्ट टेंस जब हमने जो है प्रेजेंट टेंस में किया था, तो उसमें हमने लगाया था हैव, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हमें पास्ट बनाना है, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, हैड का यूज़ किया है। सिंपल हैड ही चेंज किया है, हैज़ हैव की जगह, और हैड चेंज करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने उसके साथ यूज़ ही करनी है। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसका यूज़ हम नरेशंस में करेंगे। किसमें, नरेशंस में। नरेशन में क्या होगा, हैज़ हैव और हैड, है ना, तीनों ही अपने साथ हमेशा वी की 3 फॉर्म लेंगे, वी की 3 फॉर्म लेंगे। अगर इनके साथ वी की 3 फॉर्म नहीं आ रही, जैसे इसमें यहाँ पे नहीं आ रही है, लास्ट वाले में देखो, अब लास्ट है जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हमने हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज़ किया है। तो इस प्रकार से आपको ये चारों मैं वापस बता देती हूँ, ताकि आपको यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो। फर्स्ट में हमने क्या यूज़ किया, फर्स्ट में हमें यहाँ पर ये आपको काटना है, और यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट जब हमें लिखना होता है तब हम इस प्रकार से लिखते हैं। जब कंटिन्यूस की बात होती है तो वर्ब के साथ में हमें आईएनजी लगाना होता है, और जब परफेक्ट की बात होती है तो हमें हैज़ हैव हैड यूज़ करना पड़ता है। हैड कब यूज़ करते हैं, जब हमारा टेंस जो है पास्ट में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैड यूज़ किया है ना। और यहाँ पे सिंपल जो है प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट है तो हैज़ हैव हैड तीनों में से यूज़ करना पड़ेगा, और कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमें वर्ब के साथ में जो वर्ब की फॉर्म होती है उसके साथ में हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना पड़ता है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि आपको समझ में आ रहा है। अब हमारा बचा हुआ है जो फ्यूचर टेंस बचा हुआ है, ठीक है। फ्यूचर टेंस जो है इसमें सिंपल जो है विल और शैल का हम यूज़ करेंगे, शैल और विल का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले अपने देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर टेंस से संबंधित। फ्यूचर टेंस जो है उसी प्रकार से हमने 4 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया है, यानी कि फर्स्ट फ्यूचर टेंस जो है वो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड है यहाँ पे कंटिन्यूस, एंड थर्ड है परफेक्ट, एंड फोर्थ जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आपको ये बताना है कि कंटिन्यूस यहाँ पर अगर हमें दे रखा है तो आप यहाँ पर बताएं कि कंटिन्यूस वर्ड अगर हमें कहीं पर भी दिखाई दे तो हमें क्या सोचना है। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस वर्ड जब भी दिखाई देता है तो वर्ब की जो मेन वर्ब होती है आपकी, यानी कि उसके साथ में वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी होती है। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव का और हैड का तीनों का यूज़ हो सकता है, किसी का भी, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या होगा, परफेक्ट भी होगा प्लस में कंटिन्यूस भी होगा, यानी कि परफेक्ट का मतलब हैज़ हैव हैड इनका यूज़ हो सकता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी होगी, यानी कि दोनों का कंबाइन कर दिया जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में।
अब आप यहाँ पर देखो, जैसे कि हमने सिंपल फ्यूचर की बात की है, सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या होगा, आपकी यहाँ पे विल या फिर शैल का हम यूज़ करेंगे, है ना, विल और शैल का यूज़ करेंगे। और विल और शैल जो है हमेशा मॉडल वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? विल और शैल मॉडल वर्ब कहलाती है। और इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है आपको कि विल और शैल जो होता है इसके साथ में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है। एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ V1 फॉर्म, यानी V1 फॉर्म जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज़ करेंगे। या फिर हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, या फिर वर्ब की फॉर्म के साथ में S या फिर ES यूज़ करेंगे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आप बताओ, जिन स्टूडेंट को यहाँ पे टेंसेस जो है कंप्लीट है और जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें टेंस अच्छे से आता है, उन स्टूडेंट को आंसर देना है यहाँ पर कि हम विल और शैल जो है इसके साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। बताओ इनमें से कौन सी फॉर्म आपको यूज़ करनी होगी। मैं यहाँ पर वापस बता रही हूँ, आपको V1 फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि जिसके साथ में S या ES कुछ भी नहीं लगा, वो वाली फॉर्म हमें यूज़ करनी है। या फिर वो फॉर्म यूज़ करनी है जिसके साथ में हमें वर्ब के साथ में S या ES लगा है, वो फॉर्म यूज़ करनी है। या फिर वर्ब की ING फॉर्म यूज़ करनी है, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। इन पांचों में से हमें विल और शैल के साथ में, जिनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं, इनके साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, और बाकी चारों फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनका यूज़ हमें नरेशंस में देखना होगा, ठीक है। हमें बेस फॉर्म ही यूज़ करनी होगी, अदर इसके अंदर हमें कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ना ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES वाली फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और ना ही हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बस ओनली हम यूज़ कर सकते हैं तो बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, प्योर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी V1 फॉर्म ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस लिखा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर वर्ब की फॉर्म के साथ में हमें किसका यूज़ करना होगा, ING फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि जब भी कंटिन्यूस वर्ड हमारा आता है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, वर्ब की मेन फॉर्म जो होती है उसके साथ हमें ING फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, कंटिन्यूस वर्ड जहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक कंडीशंस दे दी कि विल और शैल जो होता है उसके साथ में हमेशा अपने किस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, बेस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कंडीशंस मैंने आपको ये दी है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करनी है, यानी कि वर्ब की ये वाली फॉर्म मुझे यूज़ करनी है। वर्ब की फॉर्म के साथ में मुझे ING फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन मैं ये कंडीशंस जो है विल और शैल के साथ में यूज़ नहीं कर सकती। लेकिन फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शैल का यूज़ कंपलसरी होगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कंडीशंस रखूं ताकि मैं ING फॉर्म भी यूज़ कर सकूं और विल और शैल की जो कंडीशंस है बेस फॉर्म की वो भी यूज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। बताओ इसका आंसर जो है वो क्या होगा। यहाँ पर मुझे क्या फॉर्म यूज़ करनी चाहिए ताकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि विल और शैल जो चाहते हैं वो कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए, और साथ में ही हमें चाहिए कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ में ING फॉर्म हमें चाहिए, तो वो कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाए और ये दोनों साथ रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ बी फॉर्म। आपको कुछ याद आया होगा, हमने हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी थी। जब वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस हमने यूज़ किया तो हमने बीन फॉर्म जो है बीच में लगा दी थी ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि हैज़ और हैव जो थे उनकी कंडीशंस क्या थी, उन्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूस टेंस उसमें यूज़ करना पड़ता तो वहाँ पे कंडीशंस आ रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING फॉर्म हमें लगानी पड़ रही थी ना, तो वहाँ पर भी हैज़ हैव की कंडीशंस में भी जो हमारी कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उन दोनों के बीच में बीन वर्ड जो है यूज़ किया। और यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, बी वर्ड यूज़ किया।
तो बी और बीन में क्या फ़र्क है, अब आप यहाँ पे बी और बीन जो वर्ड है उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म का मतलब होता है बेसिक, V1 फॉर्म होती है ये, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क होता है, और जब भी हमारे सामने ऐसी कंडीशंस आती है तो हम इन दोनों फॉर्म का यूज़ करते हैं ताकि हम कंटिन्यूस को भी सेटिस्फाई कर सकें, और विल और शैल जो मॉडल की कंडीशंस है या फिर हैज़ और हैव की जो कंडीशंस है उसमें हम बीन लगा के उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकें। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें यस या नो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ना, ये कंडीशंस थी, कुछ रीडिंग हमें यूज़ करना पड़ रहा था इसलिए मैंने बी यहाँ पर बीच में लगा दिया, विल के बाद में बी और फिर रीडिंग, ठीक है। अब ये जो चीज़ें हैं आपकी नरेशंस के अंदर काम आएगी। अब नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पे परफेक्ट टेंस है यानी फ्यूचर परफेक्ट है, और फ्यूचर, अब हमारा थर्ड जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है इसकी कंडीशंस, अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिन स्टूडेंट के टेंस बिल्कुल क्लियर है उन स्टूडेंट को भी, और जिन स्टूडेंट को मैंने समझाया था जिनको समझ में आया है उन स्टूडेंट को भी बताना है कि परफेक्ट जो वर्ड लगा होता है उस कंडीशंस में हमें किसका यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि हमें हैज़, हैव और हैड तीनों में से क्या यूज़ करना होगा। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ ओनली हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है, हैड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब हैज़ और हैव हमने किस में यूज़ करना है, परफेक्ट के अंदर करना है, ठीक है। और हैड किस में करते थे, जब हमारा पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के अंदर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका यूज़ हम सिर्फ ओनली पास्ट में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में और फ्यूचर के अंदर हमें हैज़ और हैव ओनली इनका यूज़ करना होता है। बाकी अगर आपने देखें तो परफेक्ट के अंदर तीनों ही चलते हैं ना, हैज़, हैव और हैड। हैड चल जाता है हमारा पास्ट में, बाकी ये दोनों हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट में चलेंगे। अब यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट चाहिए, और मैंने आपको विल और शैल के साथ में कंडीशंस बताई थी। क्या कंडीशंस बताई थी कि विल और शैल अपने साथ में हमेशा बेस फॉर्म लेती हैं। बेस फॉर्म का मतलब ना ही तो वो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लेंगे, ना ही वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे, ना ही वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, ना ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। वो यहाँ पर जो फॉर्म लेंगे वो विदाउट मतलब बिना, ठीक है, बिना किसके, एस या ईएस की फॉर्म होनी चाहिए, बिना ही आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो फॉर्म होगी ना उसको हम बेस फॉर्म बोलते हैं। वही फॉर्म यहाँ पे विल और शैल यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो हैज़ है ना वो हम यूज़ नहीं करते। हैज़ हम कभी विल और शैल के साथ में यूज़ नहीं करते, इसलिए विल और शैल के साथ में हमेशा हमेशा किसका यूज़ करना होता है, हैव का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। विल और शैल के साथ में हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, हैव का यूज़ करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, हमने विल के साथ में हैव का यूज़ किया और उसके बाद में हमने रीड यूज़ किया, और रीड जो होता है ना, हैज़ और हैव की कंडीशंस क्या होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। हैज़ और हैव अपने साथ क्या लेता है हमेशा, जिन स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बताओ कि हैज़ और हैव अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कौन सी फॉर्म जो हैज़ और हैव लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हैज़ और हैव हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, ठीक है। अब हैज और हैव को अपने साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे जो रीड है, रीड की तीनों फॉर्म एक ही होती है ना, इसलिए रीड जो है हम हैव के साथ में यूज़ कर देंगे। अब तीनों फॉर्म यानी कि रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव के साथ में रीड यूज़ किया है। बाकी ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, फ्यूचर वर्ड कहीं पर भी मिले हमें विल और शैल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। अब विल और शैल के साथ में जो कंडीशंस है सेम जो हमने पीछे वाले टेंस में पढ़ी है सेम इनमें भी यूज़ करनी है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसका मतलब फ्यूचर है तो हमें विल और शैल तो यूज़ करना है ना। साथ में हमें परफेक्ट के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़ में और हैव में से एक यूज़ करना पड़ेगा। और कंटिन्यूस है, इसका मतलब वर्ब की फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। तीनों हमें चीज़ें पता चल गई कि हमें ये चीज़ें यूज़ करनी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। कौन कौन सी, विल और शैल का यूज़ करना है फर्स्ट तो, क्योंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर होगा वहाँ पर हमें विल और शैल यूज़ करना ही पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, विल और शैल दिया है तो हमें हैज़ और हैव ही यूज़ करना है,
और इसमें भी हमें हैव का यूज़ करना है विल और शैल के साथ में। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है और परफेक्ट की कंडीशंस में हमें हैज़ और हैव यूज़ करना होता है। ठीक है, लास्ट है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वर्ड की कंडीशंस क्या होती है, वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ में हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझो। यहाँ पर दे रखा है विल हैव रीडिंग, है ना। इसका मतलब विल हैव रीडिंग, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, विल हैव रीडिंग, क्योंकि मुझे तो यही कंडीशन है ना, मुझे तो यहाँ पर चाहिए विल, मुझे यहाँ पर चाहिए परफेक्ट टेंस यानी हैज़ और हैव होगा उसमें और आईएनजी फॉर्म होगी। नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि हैज़ और हैव की कंडीशंस क्या होती है बताओ, हैज़ और हैव की कंडीशंस क्या होती है, कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से बता दो कि हैज़ और हैव की कंडीशंस क्या होगी। तो हैज़ और हैव की कंडीशंस होती है कि वो अपने साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, थर्ड फॉर्म लेता है, ना कि आईएनजी फॉर्म लेता है। इसके डायरेक्ट बाद हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते, इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, बीन यूज़ करना पड़ेगा, जो इन चीज़ों को सेव करेगा यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि हैज़ और हैव हमेशा अपने साथ में बीन ले सकता है। अगर उसके साथ में डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो हमारे सामने एक कंडीशंस है, हम बीन यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए यहाँ पर आप टेंस लास्ट वाला जो है टेंस समझ सकते हैं, विल हैव बीन रीडिंग द बुक, है ना। इस प्रकार से इसको लिखा गया, इसलिए हमने यहाँ पर बीन वर्ड भी यूज़ किया। आई थिंक आपको ये चारों टेंस समझ में आ गए हैं। अगर आपको ये टेंस समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर यस या नो के अंदर लिख सकते हैं। बाकी ये सिंपल है कि अगर आपका टेंस पॉजिटिव है तो हम विल के साथ डायरेक्ट V1 फॉर्म यूज़ करते हैं, नेगेटिव है तो हम नॉट लगा देते हैं, विल नॉट, और क्वेश्चंस वाले में क्या करते हैं, विल को बाहर ले लेते हैं। सिंपल है ये तो ना स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर की, और अदर टेंस होते हैं उनमें भी सेम इसी प्रकार से हम यूज़ करते हैं। अगर हमें नेगेटिव वर्ड दिखाई देता है यानी नेगेटिव वर्ड हमें दिखाई देता है तो हम नोट लगाते हैं, सिंपल सा। और अगर हमें क्वेश्चंस वाक्य बनाना है तो हम विल को बाहर लेते हैं ना, विल को बाहर लेकर हम उसको क्वेश्चंस वाला बना देते हैं। अब देखो, अगर अपने सिंपल फ्यूचर की बात करें तो हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, किस कंडीशंस में करते हैं। तो मैंने आपको कल ही एक वर्ड बताया था, यस्टरडे वर्ड हमें कहीं पर दिखाई दे या अगो वर्ड हमें दिखाई दे, यस्टरडे या फिर अगो वर्ड दिखाई दे, तो उन दोनों की कंडीशंस में हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, हम उसके कंडीशंस में हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। अगर टेंस के अंदर अगो वर्ड हमें मिल रहा है या फिर यस्टरडे वर्ड मिल रहा है या फिर हमें लास्ट वर्ड मिल रहा है, जैसे लास्ट का मतलब लास्ट वीक की बात कर रहा है, वो लास्ट ईयर की बात कर रहा है, तो हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे बिना सोचे समझे ना, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे उस कंडीशंस में। लेकिन जब हमारे सामने कंडीशंस क्या होगी, टू नाइट की, टुमारो की, टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी कि आगे की प्रेडिक्शंस जब की जाती है तो उस कंडीशंस में हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर तीनों जो टेंस है वो देख सकते हैं, तीनों टेंस हमने बेसिक इनका कंप्लीट कर लिया है, ताकि आपको जो नरेशंस है या फिर एरर करेक्शंस की जो क्वेश्चंस है उसमें मिस्टेक ना हो। जिन स्टूडेंट को पहले से टेंस जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगी। ठीक है, अब आप देखो, पास्ट की अगर अपनी बात करते हैं तो पास्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ बीत चुकी है ना, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, इस प्रकार की जो बातें की जाती है तो वो पास्ट के लिए होती है ना। पास्ट का मतलब होता है वो बीत चुकी है, और पास्ट में हम दो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ वाज और वर का यूज़ करेंगे ना, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से अगर अपने प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इज़, आर और एम का यूज़ करते हैं। और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की अगर अपनी बात करें तो फ्यूचर टेंस में हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको जिन स्टूडेंट को इसके बारे में प्रेजेंट टेंस यानी तीनों टेंस जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको यहाँ पर आंसर बताना है प्रेजेंट टेंस के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आई वर्ड के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, इज़ का, आर का या फिर एम का, इन तीनों में से बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर कि आप आई के साथ में इन तीनों में से कौन से वर्ड का यूज़ करोगे। तो मैं आपको बता दूं, आई हमेशा अपने साथ में एम को यूज़ करेगी। ठीक है, ये हो गया फिक्स। अब यहाँ पर देखो, पास्ट टेंस के अंदर हम वाज और वर का यूज़ करते हैं, तो आपको ये बताना है कि आई के साथ में हमें वाज यूज़ करना है या फिर वर यूज़ करना है। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जो है बता सकते हो आप कि हमें वाज यूज़ करना है या फिर वर। तो यहाँ पर हमें आई के साथ में वाज यूज़ करना होगा। ठीक है,
और फ्यूचर टेंस की अगर अपनी बात करें तो फ्यूचर टेंस में होता है हमारा शैल और विल। आपको ये बताना है कि शैल का यूज़ करेंगे या फिर विल का यूज़ करेंगे आई के साथ में। तो आई के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, शैल का यूज़ करना है, और वी के साथ में भी शैल का यूज़ करना है, यानी आई और वी दोनों के साथ शैल का यूज़ करना है। बाकी जितने भी हैं उन सभी के साथ में हमें विल का यूज़ करना है। अब आई के लिए कंडीशंस और बची हुई है, आई हैज़ और आई हैव। इन दोनों में से बताओ आई के साथ में हैज़ यूज़ करना है या फिर हैव यूज़ करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं आई के साथ में हमें हैव यूज़ करना होगा, ठीक है। अब देखो विल और शैल दोनों क्या है, मॉडल वर्ब होती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, मॉडल वर्ब बोलते हैं। दे आर यूज्ड विद द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही उसके साथ में एस लगेगा, ना ही उस फॉर्म के साथ ई एस लगेगा, ना ही उस फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा, ना ही वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ना ही वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इस प्रकार से वो सिर्फ ओनली कौन सी फॉर्म होगी, विदाउट यानी बिना एस या ई एस की सिंपल फॉर्म होगी, है ना। तो ये हमेशा कौन सी फॉर्म लेती है, बेस फॉर्म लेती है। जैसे दे विल गो, गो के साथ ना तो गोज लगा हुआ है ना गोइंग लगा हुआ है, सिंपल गो लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बताया आपको आई के साथ में हमें किसका यूज़ करना है, सेल का। तो आई सेल आस्क हर ना, सेल इज ओनली यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस। जो है इसमें देखो फ्यूचर टाइम विद आई एंड वी, आई और वी के साथ में हमें शैल का यूज़ करना है। इसके अलावा हमें सबके साथ में किसका यूज़ करना है, विल का यूज़ करना है। तो ये चीज़, अब आप ये तीनों टेंस जो है इनको एक बार वापस से समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर देखो हमने तीन टेंस की बात की थी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर में हमने सेल और विल का यूज़ किया, पास्ट में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किए, और जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर हमने V1 फॉर्म यूज़ किए। अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इस प्रकार की कंडीशंस होती है हमारी, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है गलत लिखी हुई है, बाकी ये होगा, इसमें सेकंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट में, और सिंपल फ्यूचर में सेल और विल के बाद में बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म का मतलब अभी मैंने आपको बताया V1 फॉर्म होती है ना, बेस फॉर्म का मतलब V1 फॉर्म होगी सेल और विल के साथ में। और इसमें तो जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें तो ऑलरेडी होती ही है V1 फॉर्म, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस टेंस, सब में कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वर्ब की फॉर्म के साथ में हमें क्या यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे सब में हमने वर्ब की V1 फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज़ की है ना। और अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हमने इज आर एम का यूज़ किया, पास्ट है तो कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ कर लिया, और फ्यूचर टेंस है तो हमने शेल और विल यूज़ कर लिया, बाकी सेम रहा। अब हमने यहाँ पर एक अपवाद सा है कि यहाँ पे हमने बी फॉर्म भी यूज़ की है, और रीज़न क्या रहा कि सेल और विल डायरेक्ट जो है आईएनजी फॉर्म नहीं लेना चाहते, इसलिए हमें बी यूज़ करना पड़ रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब परफेक्ट की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर अपनी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है। परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हमने हैज़ और हैव कर लिया। पास्ट के अंदर हम हैज़ और हैव यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट की बात है, हमें हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ती है, और हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म ही है हैड, ठीक है। इसलिए हमें हैज़ और हैव की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है, पास्ट की बात होती है तब, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो है इस प्रकार से आई शैल हैव, है ना, आई शैल हैव, आई विल हैव, डायरेक्ट हमने इसमें सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, हमें परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव यूज़ करना होता है, लेकिन फ्यूचर में हम सिंपल हैज़ का ही यूज़ करेंगे, सॉरी किसका, हैव का यूज़ करेंगे हमेशा हमेशा। कभी भी हमें ना ही हैज़ करना है ना ही हमें हैड करना है। और जो प्रेजेंट होता है उसमें हम हैज़ और हैव दोनों का करते हैं, पास्ट में हम ओनली हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में होता है सेल और विल अपने साथ में बेस फॉर्म लेते हैं, इसलिए हम सेल और विल के साथ में सिर्फ ओनली हैव का यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब होता है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी है, और परफेक्ट का मतलब है हमें हैज़ और हैव का यूज़ भी करना है। इसमें हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव के साथ में कंटिन्यूस है इसलिए हमें बीन लगाना है, सब में बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज़, हैव और हैड तीनों की कंडीशंस क्या होती है, इनको अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ना कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए, ना ही इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस चाहिए, इनको सिर्फ ओनली कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की
थर्ड फॉर्म चाहिए। डायरेक्ट इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म मिल रही है जो गलत है। इसलिए हमें हैड, हैज़, हैव इनके साथ में, यानी इनके बीच में अगर आपने देखी हैज़, हैव आईएनजी फॉर्म के साथ में हमें किसका यूज़ करना पड़ रहा है, बीच में बीन का यूज़ करना पड़ रहा है, ताकि दोनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाए। दोनों कंडीशंस कौन सी, हैज़, हैव को थर्ड चाहिए, थर्ड मिल गया है, और जो है V1 फॉर्म यानी V1 फॉर्म के साथ में कंटिन्यूस बनाना है, इसलिए आईएनजी फॉर्म भी यूज़ हो गई। तो ये दोनों कंडीशंस यहाँ पे सोल्व हो गई है। और लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट वाला आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, यानी शैल विल के साथ में आपको ना ही हैज़ करना है ना ही हैड करना है, सिर्फ ओनली कौन सा यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, शैल और विल की कंडीशंस भी, है ना। लास्ट वाले ये हो गए आपके चारों जो टेंस है, तीनों टेंस हो गए कंप्लीट, और चारों इनके पार्ट हो गए कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 3 टेंस और 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो इसको आप जो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि ये हाँ आपका जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन बिलो द ईच वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। यानी कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सिमिलर मीनिंग जो है इन चारों में से इस वर्ड के अकॉर्डिंग, वही आपको यहाँ पर ऑप्शंस बताना है, ठीक है। यानी कि जो अर्थ यहाँ पे आपके क्वेश्चंस का है वही सेम अर्थ किस वर्ड का है इन चारों में से, ये आपको चूज करना है इन चारों वर्ड में से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर अपने ऑप्शंस को सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखेंगे, है ना, और जो बचे हुए ऑप्शंस रहेंगे उसमें से चूज कर लेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चंस में पूछा गया है एक्सेस, और एक्सेस वर्ड का अगर अपने हिंदी में मतलब देखें तो इसका हिंदी में मतलब होता है ज़्यादा, किसी चीज़ की मात्रा, क्वांटिटी ज़्यादा होना। तो उसी प्रकार से अगर अपने देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहले फोर्थ अपने लेते हैं तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो, किसी चीज़ का धनवान होना ना, धनवान होना, इस टाइप से वर्ड है ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन अगर अपने देखें तो ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का महान होना, ग्रेट पर्सन अपने इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये भी इसका मतलब भी ज़्यादा नहीं आ रहा ना, इसका मतलब ग्रेट मतलब महान होना किसी व्यक्ति का। और बाकी रहा हाई, हाई एंड लो मतलब किसी चीज़ का उच्चतर और निम्नतर स्तर जो है, इस प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि बचा हुआ जो वर्ड है वो हमारा सरप्लस वर्ड बचा है ना, और अगर आपको सरप्लस वर्ड जो है इसका मतलब भी नहीं पता है, फिर भी आप इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप क्या कर सकते हो, राइट आंसर यहाँ पे चूज कर सकते हो। समझ में आया? अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना कि हम क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको ऑप्शंस के मतलब पता है बाकी ऑप्शंस के, तो आप इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब आप सेकेंड ऑप्शंस देखो, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना है आंसर, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका इंग्लिश में स्कोर किस प्रकार से आ रहा है ना। अब आप यहाँ पर देखो कि ऑप्शन सेकेंड जो है, ऑप्शन सेकेंड है जिंत, और जिंत का अगर अपने हिंदी में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का हाईएस्ट होना, किसी चीज़ का टॉप मोस्ट होना, ठीक है, यानी कि फुल ऊंचाई पर होना किसी चीज़ का। और इसी के अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पैरामाउंट। पैरामाउंट जो वर्ड होता है उसका मतलब भी क्या होता है, जिंत होता है। अपोजिट वर्ड यानी विपरीत शब्द की बात करें तो नादिर होगा, जिसका मतलब होता है कि लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पूछा गया सिमिलर वर्ड, सिनोनियम्स पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है इसका सिमिलर वर्ड यहाँ पे ऑप्शन सेकंड होगा, क्योंकि जिंत का मतलब भी क्या होता है, टॉप मोस्ट होता है, और यहाँ पे यही ऑप्शंस बचेगा, बाकी ऑप्शंस अपनी। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिंत का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड टॉप मोस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया, एंटीनियम्स पूछा गया है, और इसका मतलब है आपको यहाँ पे विपरीत शब्द चुनना है। इसका मतलब आपके क्वेश्चंस पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिमिलर वर्ड या सिनोनियम्स या फिर एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको एलिमिनेट करना सीखना है। अब यहाँ पे आपसे अपोजिट वर्ड
पूछा है तो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। बाकी अगर नहीं पता है फिर भी अपने इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ब्रॉड का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी चीज़ का विस्तृत होना, किसी चीज़ का फैलाव होना। ठीक है, ब्रॉड का क्या मतलब होगा हिंदी में? किसी चीज़ का विस्तृत होना, किसी चीज़ का फैला हुआ होना। ठीक है, इसका मतलब किसी चीज़ का विस्तृत होना, यहाँ पे ब्रॉड का मतलब है, तो इसका हमें अपोजिट वर्ड चाहिए। तो यहाँ पर इस वर्ड का अपोजिट वर्ड जो है वो क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4 नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का संकरा हुआ होना। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो बाकी ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। डीप, डीप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का गहरा होना, है ना। और शैलो का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का स्थायी होना, धरातल पे होना, उथला हुआ होना। ठीक है, इस प्रकार से सैलो का मतलब होता है। इसका मतलब ब्रॉड का तो मतलब किसी चीज़ का फैला हुआ है, और हमें तो इसका अपोजिट, इसका विलोम शब्द चाहिए, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? संकरा हुआ होना या फिर किसी चीज़ का नैरो होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन 4 ही होगा। वाइड वैसे नहीं होगा, है ना, शैलो वैसे नहीं होगा क्योंकि स्थायी की बात कर रहा है, और डीप वैसे नहीं होगा क्योंकि ये गहराई की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बचा हुआ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी आपसे चूज आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो द फ्लोइंग क्वेश्चंस वन वर्ड विच इज वेरी अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड गिवन इन द क्वेश्चंस। यहाँ पे वापस से आपसे क्वेश्चंस अपोजिट वर्ड से संबंधित, विपरीत शब्द से संबंधित पूछ लिया गया है ना, एंटोनिमस से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखो, हमें तो अपोजिट वर्ड चाहिए ना, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसका मतलब देखो कि अगर आपको इसका वर्ड का मतलब पता है तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो ये है टेस्टी वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट, है ना, स्वादिष्ट खाना, इस प्रकार से इसका मतलब हिंदी में होगा। ठीक है, अब हमें इसका अपोजिट वर्ड चाहिए, यानी कि जो चीज़ स्वादिष्ट नहीं है उसके बारे में हमें यहाँ पे कौन सा मीनिंग अर्थ दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस अगर अपने चूज करना चाहें तो टेस्टफुल का मतलब हो जाएगा सिमिलर सा, यानी कि वो टेस्टी है। इसका मतलब ऑप्शंस फर्स्ट तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, अब हमारे पास तो सिर्फ ओनली 3 ऑप्शंस बचे हैं ना। अब आपको पता होगा डिलीशियस जो होता है इसका मतलब क्या होता है? डिलीशियस भोजन की अगर अपनी बात करते हैं, डिलीशियस फूड की अगर अपनी बात करते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है? वो भोजन कैसा है? स्वादिष्ट भोजन है ना, स्वादिष्ट भोजन की बात की जा रही है। इसका मतलब ये इसका सिमिलर वर्ड है। डिलीशियस जो है वो टेस्टी का सिमिलर वर्ड है, ना कि इसका अपोजिट वर्ड है। और हमें क्या चाहिए? अपोजिट वर्ड चाहिए ना। 2 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए। ठीक है, अब बचे हुए हमारे 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको चूज करना है। तो टेस्टिंग की बात करें ना, टेस्टिंग जो होती है किसी चीज़, किसी इंस्ट्रूमेंट की टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, ये ऑप्शंस वैसे कैंसिल हुआ। अब बचा हुआ है आपके पास इन स्पीड, और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का स्वादिष्ट नहीं होना। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है कौन सा हो जाएगा आपका? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चंस है, यानी 155 क्वेश्चंस की अगर अपनी बात करें तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर इसी प्रकार से विपरीत अर्थ जो है फाइंड करना है कि इन चारों में से कौन सा अपोजिट होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका आंसर आता है तो करेक्ट आंसर बताओ इसका क्या होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट से इसका आंसर लिखो कि क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे टिमिड की अगर अपनी बात करें तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का डरपोक होना। कोई जो व्यक्ति होता है, अगर कोई व्यक्ति डरपोक है तो उसको हम टिमिड पर्सन बोलते हैं ना। तो इसका मतलब डरपोक जो है इसका अपोजिट हमें फाइंड करना है। ऐसा जिसको डर नहीं लगता उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? अब आप देखो यहाँ पे है वर्ड जो कावर्ड्स ना, इसका मतलब भी क्या होता है? कोई पर्सन डरपोक है। ठीक है, सेकंड अफेड, अफेड का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ का डरपोक होना। ये तो दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब बचे हुए हैं ये ऑप्शंस। फेयर का अगर अपने हिंदी में मतलब देखिए तो फेयर का मतलब होता है डर, और इसके साथ में लग गया लेस, यानी कि उसको डर नहीं लगता। इसका मतलब ऑप्शंस फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको डर नहीं लगता, फेयरलेस पर्सन है, बिल्कुल डर नहीं लगता। ठीक है, ऑप्शंस फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना है। इन प्रैक्टिस में अपने ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है ये सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ही आपकी एग्जाम। अब फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पर आपसे जो है अपोजिट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, सिमिलर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, और इसी प्रकार के आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं ना।
अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, हमसे पूछा गया है चूज ए वर्ड आउट ऑफ फ्लोइंग 4 वर्ड्स, यानी इन चारों वर्ड्स में से एक वर्ड आपको चूज करना है, विच इंडिकेट, जो क्या दर्शाता है, किस वर्ड को इस मीनिंग को दर्शाता है। इसका मीनिंग क्या है, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल्स फॉर्मेलिटी, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स फॉर्मेलिटी हो, उस प्रक्रिया को हम वन वर्ड के अंदर क्या कहते हैं। अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि रेड टैपिज्म। अगर अपने रेड टैपिज्म की बात करें तो यहाँ पे रियल टैपिज्म नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आपका रेड टैपिज्म होगा, ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब मैं बात करूँ रेड टैपिज्म की, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल्स फॉर्मेलिटी करना, उसको हम क्या कहते हैं, रेड टैपिज्म कहते हैं। इस प्रकार से वन वर्ड के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर आपका वर्ड जो है ब्यूरोक्रेसी जो है, इसका मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी जो है इस वर्ड का मतलब होता है नौकरशाही, नौकरशाही, ठीक है। और यहाँ पे नेपोटिज्म वर्ड जो है बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो नेपोटिज्म वर्ड जो है इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद की जो बात आती है तो हम नेपोटिज्म वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर अपनी बात करें डिप्लोमेसी की, तो इसका मतलब होता है किसी चीज की कूटनीति, कूटनीति, ठीक है। तो चारों वर्ड मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है रेड टैपिज्म, और सेकंड है नेपोटिज्म, नेपोटिज्म। इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भाई भतीजावाद से संबंधित, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, ये है आपका वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका मिसस्प्लिट वर्ड से, और यहाँ पे आपको चूज करना है इन चारों वर्ड में से कि कौन सा वर्ड आपका गलत लिखा गया है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि वन ऑफ the 4 words given in each group is missplit. चूज द मिसस्प्लिट वर्ड। आपको यहाँ पे जो गलत वर्ड है इन चारों में से वो चूज करना है। तो अगर अपने यहाँ पर 158 क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइजीन। अब मैं बात करती हूँ कि हाइजीन वर्ड को अगर आप लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, यानी कि GIENE, इस प्रकार से इस वर्ड को लिखा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट गलत है। कई बार इस वर्ड की स्पेलिंग एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ कोई चीज होती है उसके बारे में हाइजीन अपने वर्ड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी प्रकार से कि इनमें से कौन सा गलत वर्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये वर्ड गलत क्यों लिखा गया, इलिटरेट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, निरक्षर व्यक्ति होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है ना, तो इसको हम यहाँ पे इलिटरेट जो है इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, यानी कि ALE की जगह क्या लिखा जाएगा, ATE लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग सिटीजनशिप कैन नॉट बी लेफ्ट इंटायरली टू टेक्स्ट बुक एंड स्कूल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सिलेबस में प्रीपोजिशंस टॉपिक दे रखा है, उससे संबंधित ये क्वेश्चंस है, यानी कि प्रीपोजिशंस टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना होगा, उससे संबंधित एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है ट्रेनिंग सिटीजनशिप कैन नॉट बी लेफ्ट इंटायरली टू टेक्स्ट बुक एंड स्कूल। तो यहाँ पे इसकी जो करेक्ट प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, इन हो जाएगा, कि ट्रेनिंग जो है कहाँ पे, इन सिटीजनशिप के अंदर, कैन नॉट बी लेफ्ट इंटायरली इन टेक्स्ट बुक एंड स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, और आर्टिकल से संबंधित सबसे इजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आर्टिकल को बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है, आर्टिकल को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इससे रिलेटेड मैंने आपको जो है एक लेक्चर जो कंप्लीट करवा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखना, ठीक है, उसमें आपके आर्टिकल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है यूरोपियन लाइव्स इन बेंगलुरु, है ना। अब देखो यहाँ पे यूरोपियंस वर्ड है, अगर अपने इसको हिंदी में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें अपने कौन सा आर्टिकल्स यूज करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है, ये बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, और इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया भी था, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, इसका आंसर बताओ फटाफट से कि यूरोपियन जो वर्ड है इसमें कौन सा आर्टिकल्स यूज करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर ऑप्शंस बता देती हूँ कि कौन कौन से एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पे फोर्थ वैसे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि नो आर्टिकल्स हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ होगा। ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब द आर्टिकल्स जो है ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि द आर्टिकल्स जो है इसका यूज़ हम किसी डिफाइनाइट के लिए या फिर कोई चीज़ जो है यूनिवर्स में जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूरोपियन जो वर्ड है इसके साथ में हम कौन सा आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, इन दोनों में से आपको बताना है। अब आप इन दोनों में से चूज़ करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर एन भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि AEIOU है ना, इन वर्ड में ई वर्ड आ रहा है और ई वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ तो एन आर्टिकल्स आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर एन आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल्स बचा हुआ है जो आएगा? ए आर्टिकल्स आएगा। और ए आर्टिकल्स आने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जब अपने इसको ग्रामर में इस प्रकार से रीड करते हैं तो इसका जो साउंड है वो हमारा किस प्रकार से आ रहा है वो हमें ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यहाँ पे, व्यंजन साउंड जो है आ रहा है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर ए आर्टिकल्स यूज़ करना है, ना कि एन आर्टिकल्स यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है 162 क्वेश्चंस जो है इसमें हम किसका यूज़ करेंगे इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शंस फर्स्ट है इफ़, दैट और व्हाट, सो, इस प्रकार से चार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इसमें यूज़ करेंगे अपने, ठीक है। ही न्यू, वह जानता है, हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, है ना, उसकी लाइफ जो है खतरे में है, इस प्रकार से यू सेंटेंस है हमारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इफ वर्ड हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको सेंटेंस से संबंधित यहाँ पे पूछा गया है, और पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका सेंटेंस है ना। 163 क्वेश्चंस जो है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चंस है इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका होगा ऑप्शन ए। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना बता रही हूँ किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दी हॉर्स और एंड करेज की बात कर रहे हैं ना, ये घोड़ा और सामान जो है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर दा होता और यहाँ पे भी कोई नाउन होता ना तो हम आर यूज़ करते और ये सही हो जाता, ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ में आर यूज़ नहीं कर सकते और बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाले में क्या आ रहा है कि दी जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि यहाँ पे जो जजेस है उनकी कमेटी की बात की जा रही कि उन्होंने अपने जो विचार है, सबके जो विचार थे, जो उस जूरी का मतलब यहाँ पे बहुत सारे जज जो होते हैं उनको एक ग्रुप में हम जूरी यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो सारे जज थे उनके जो विचार थे वो अलग अलग थे ना। जब किसी चीज़ को डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप को तो उसमें हम यहाँ पे जो है प्लूरल जो वर्ब है वो यूज़ करते हैं, ना कि सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो वाज यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर वर का यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए ये वाला ऑप्शन वैसे गलत हो गया, ठीक है। दोनों यहाँ पे सेंटेंस आपको समझ में आगे होंगे क्या इनमें एरर है। अब बचे हुए सेम दोनों एक जैसे ऑप्शन से हमें लग रहे हैं, लेकिन इसमें हमने फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्यों चूज़ किया है तो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि प्रेफर जो वर्ड होता है ना, प्रेफर जो वर्ड होता है ये अपने साथ में टू वर्ड लेता है, कभी भी देन नहीं लेता, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, कभी भी अपने साथ में देन वर्ड नहीं लेगा, ये अपने साथ में फिक्स है टू ही लेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब आपको चारों सेंटेंस जो है समझ में आए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं उस ग्रुप को डिवाइड करने की बात करते हैं, यहाँ पे डिवाइडेशन जो वर्ड आ गया है और देयर ओपिनियन मतलब सबके अपने अपने अलग अलग विचार थे, इसलिए यहाँ पे वर यूज़ करना था, इसलिए ये वाला टेंस गलत हुआ। इसमें टू यूज़ किया जाना था, प्रेफर के बाद में देन यूज़ नहीं होगा, इसलिए गलत हुआ। और यहाँ पे हम आर का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये वाला गलत हो गया ना। चारों मैंने आपको बता दी कि क्या एरर है इन चारों में, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंप्लीट द सेंटेंस विच इज चेंज्ड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको करेक्ट आंसर अगर आता है तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राम सीता से कहता है, राम सेड टू सीता आर यू गोइंग अवे टुडे, कि आज तुम जा रहे हो क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इनमें कुछ कन्वर्जन होता है, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं टुडे को हमेशा अपने किस में बदलते हैं, दैट डे में बदलेंगे ना। टुडे को
दैट डे में बदलेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट तो वैसे भी कैंसिल हो गया, समझ में आया, क्योंकि इसमें दैट डे हमें दे ही नहीं रखा। यहाँ पे ऑप्शंस जो है दैट डे नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया। बचे हुए 3 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो सभी स्टूडेंट, क्या होगा इसका आंसर। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर ऑप्शंस में एलिमिनेट फिर करती हूँ। ऑप्शन थर्ड वाला वैसे भी नहीं होगा कि राम ने जो है बेग किया सीता से, यानी कि एक प्रकार से सीता से भीख मांगी ना, इस प्रकार से कि प्लीज़ जो है वेदर शी वॉज गोइंग अवे दैट डे, इस प्रकार से तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता, तो ये वाला तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, सेकंड थर्ड वाला है ना। ऑप्शंस अगर फोर्थ की बात करती हैं तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा हुआ ऑप्शंस आपके पास सेकंड है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो राम आस्क्ड सीता इफ शी वॉज गोइंग अवे दैट डे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 क्वेश्चंस, और इसमें आप देखो इट इज़ नो यूज एवरीवन, यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट होगा, टू फाइंड फॉल्ट 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शी विल माई बुक ऑन ग्रामर, ये सेंटेंस से संबंधित क्वेश्चन है, सेंटेंस एरर का मानकर आप चलो इस क्वेश्चन को, ठीक है। और साथ में ही इसमें फ्रेजल वर्ब का भी कुछ दे रखा है ना। अब आप देखो यहाँ पे शी विल, तो मैं आपको बता दूं विल जो है वो क्या होती है, मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब कौन कौन सी है, शैल विल, ये क्या होती है, मॉडल वर्ब है ना। अब यहाँ पे देखो कैन कुड भी मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब जो होती है इनकी खास बात क्या होती है, मॉडल वर्ब की खास बात होती है कि ये अपने साथ में हमेशा बेसिक फॉर्म लेती है, बेस फॉर्म लेती है, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म लेगी, ये वर्ब की ना ही तो आईएनजी फॉर्म लेती है, ना ही वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा होना चाहिए, ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए इनको, और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, ये चारों ही फॉर्म इसको नहीं चाहिए। इसको सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसे चाहिए। पे इस क्वेश्चंस का ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ब्रॉड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में जो भी है इसको हम नहीं यूज़ करेंगे ना। अब बचे हुए आपके ये ऑप्शंस है, इसमें हम हैज़ का यूज़ नहीं करते, मॉडल अपने साथ में हमेशा हैव लेती है, कभी भी हैज़ नहीं लेगी। मॉडल चाहे आप कोई सी भी मॉडल यूज़ करो, आपको ध्यान रखना है मॉडल के साथ में हैव का यूज़ करेंगे, कभी भी हैज़ का यूज़ नहीं करते। तो ये ऑप्शंस दोनों कैंसिल हो गए, कौन कौन से, सेकंड वाला कैंसिल हो गया और थर्ड वाला। अब बचे हुए आपके 2 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब देखो शी विल ब्रेक विद माई बुक ऑन ग्रामर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 167 क्वेश्चन है, इफ संजय विंस द कॉम्पिटिशंस ही स्टार्ट हिज ओवन प्राइवेट बिजनेस ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से कि संजय जो है अगर कंपटीशन को जीतता है तो वह अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, है ना, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कर लेगा, तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दोनों ही कैंसिल कर देती हूँ, वुड वाला और माइट वाला, ठीक है। अब अपने इसमें विल का यूज़ करते हैं ना, विल का। अब इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। विल बी एबल टू यहाँ पे करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे बचा हुआ जो टॉपिक है वो है अब आपका पैसेज बचा हुआ है। बाकी हमने मिक्स क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे मिक्स क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि आपके यहाँ पे अपोजिट वर्ड से संबंधित, सिमिलर वर्ड से संबंधित, वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस और मिस स्प्लिट वर्ड से संबंधित क्वेश्चंस और इस प्रकार के सेंटेंसेस एरर से संबंधित क्वेश्चंस है ना। और प्रीपोजिशंस, वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन, और इस प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नरेशंस का एक क्वेश्चन आपका नरेशंस का रहेगा, बाकी पैसेज के 2-3 क्वेश्चन पैसेज के रहेंगे ना। तो फ्रेंड्स अब बचा हुआ आपका टॉपिक है पैसेज। तो लास्ट डेज जब आपके होंगे तो मैं आपको बता दूंगी किस ट्रिक से आपको पैसेज को सॉल्व करना है ना। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।